आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 107 पाश्चात्य काव्य शास्त्र हिंदी ऑनर्स के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस क्लास में मैं जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं भाई मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में भाई मेरे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और 20 नंबर के भाई मेरे आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भाई मेरे 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। BHDC 107 क्लास को आए आप लोग भाई मेरे पूरे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, प्लेटो के काव्य संबंधी मत को बताओ। भाई जो प्लेटो हैं, काव्य मतलब समझते हो भाई, कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, यानी प्लेटो है भाई मेरे वो काव्य को लेकर के और साहित्य को लेकर के उसके क्या विचार हैं, समझ गए। और भाई मेरे जो पूरी किताब है भैया, इस पूरी किताब में विदेशी लोगों के बारे में बात किया गया है। पाश्चात्य मतलब भैया विदेशी जो लोग हैं, यूरोप यूनान के जो लोग थे, जो विदेशी लोग थे, इंडिया का नहीं भैया। इंडिया में भाई मेरे कविता कहानी जो लिखा जा रहा था, बल्कि हम उसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं भाई। पाश्चात्य यानी विदेशी, यानी यूरोप और यूनान के जो लोग थे, बड़े बड़े जो विद्वान थे, वो भाई मेरे साहित्य के बारे में, कविता के बारे में, कहानी के बारे में, उन लोगों का क्या विचार था, उन लोगों की क्या सोच थी, उसको पढ़ेंगे। तो भाई पहला ही क्वेश्चन हम आपको एग्जाम में आएगा, प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो भाई क्वेश्चन क्या है, प्लेटो का काव्य संबंधी मत बताओ। यानी प्लेटो भाई मेरे काव्य के बारे में, कविता के बारे में, उपन्यास, निबंध के बारे में भैया क्या सोचता, देखेगा। प्लेटो का काव्य संबंधी मत देखेंगे। भाई प्लेटो कौन है, प्लेटो भाई यूनान का आदमी है और एक बहुत बड़ा विद्वान है। कहां का है भाई, कौन से देश का आदमी है, प्लेटो यूनान का है। ठीक है, विद्वान है बहुत बड़ा। प्लेटो ने गणराज्य, यानी अगर आप प्लेटो की बात करो, लोकतंत्र के बारे में, पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र का सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में भाई, अरे भाई मेरे पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में भैया लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सिद्धांत किसने दिया है, यही प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने रिपब्लिक और लोगन जैसे ग्रंथों के काव्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो भाई मेरे बहुत बड़ा विद्वान था, समझ रहे। इसका जो माथा था ना, माथा बिल्कुल चौड़ा था, सपाट था, इसलिए इसका नाम भाई प्लेटो पड़ा था। प्लेटो यूनान का आदमी है, बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। इसी ने भैया पॉलिटिकल साइंस में भाई मेरे इसका खूब नाम आता है। और प्लेटो जो है उसने भाई कह सकते कि गणराज्य पर, यानी रिपब्लिक पर और जैसे ग्रंथों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो मूलतः दार्शनिक है, यानी एक प्रकार का फिलोसफर है भाई प्लेटो। प्लेटो क्या दार्शनिक, दर्शन की बात करता है। और प्लेटो भाई मेरे नैतिकता वाली दृष्टिकोण प्लेटो है। उसके काव्य में सत्य से दूर समाज के लिए कभी कभी हानिकारक मानता है। भाई प्लेटो जो है वो कविता को सत्य से दूर मानता है। यानी प्लेटो का मानना भाई मेरे जो कविता विधा कहानी वानी होती ना, ये सच्चाई से भैया बहुत दूर है। प्लेटो का क्या मानना है कि जो कविता होती है, जो काव्य होता है, ये भाई मेरे रियलिटी से, सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। और समाज के लिए भाई मेरे जो कविता कहानी निबंध होता भैया हानिकारक मानता, खराब मानता। कौन मानता जी, प्लेटो मानता है। यानी प्लेटो कह सकते हो भाई मेरे काव्य को, उपन्यास को, कहानी को, निबंध को, यानी साहित्य को भाई प्लेटो जो है वो कभी कभी समाज के लिए हानिकारक मानता भी, कहता सोसाइटी के लिए जो साहित्य ठीक नहीं है। ठीक है, यानी वह काव्य को समाज से दूर मानता। कौन, प्लेटो मानता है। यानी प्लेटो भाई मेरे साहित्य को बहुत ज्यादा भाव नहीं देता है, समझ लीजिए, उसको बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देता भाई मेरे प्लेटो। भाई प्लेटो का है उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। भाई प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वो उपयोगितावादी है। प्लेटो भैया बात करता कि जो चीजें उपयोग में हो, यूज में हो, उसी की बात करता, यही इसका दृष्टिकोण है, यही इसका विचार है। भाई प्लेटो का कौन सा सिद्धांत दिया है, इसका कौन सा विचार है, उपयोगितावादी। याद रखिएगा भाई मेरे, इसका कौन सा सिद्धांत है भैया मेरे, उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है। यानी जो भी चीजें हो हमारे यूज की होनी चाहिए, यूज में होनी चाहिए। भाई प्लेटो कह लो, प्लेटो एक प्रकार से भैया काव्य को ये कुछ कहता है ये यूज का नहीं है, उपयोग नहीं, उपयोगितावादी का। उसके अनुसार या उसके अनुसार कला या काव्य उपयोगी। भाई प्लेटो का मानना है कि कला वही अच्छी है और कविता कहानी निबंध भैया वही अच्छा जो उपयोगी हो। प्लेटो का मानना है भाई मेरे जो हम कविताएं लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, जो साहित्य है वह यूजफुल होना जरूरी है। वही काव्य है जो यूजफुल है, जो हमारे काम का है। चाहे कला हो और चाहे काव्य हो, वो उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ये प्लेटो का मानना है भाई मेरे।
और प्लेटो कहता कि जो भी काव्य होता है, जो भी कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, भैया जो कुछ भी होता है, ये हमको नैतिकता सिखाने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा काव्य। दूसरा, नागरिकों को सद्बुद्धि बताए। भाई हमारे काव्य, जो कविता, कहानी, निबंध जो होते हैं, ये हमको सद्बुद्धि, अच्छी अच्छी बातें बताएं, ऐसा होना चाहिए। काव्य वही है जो राज्य और समाज के हित में हो। प्लेटो क्या मानता है? भैया कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास वही बढ़िया है जो समाज के लिए बढ़िया है और व्यक्ति के लिए बढ़िया है। जो भाई मेरे समाज का भला करता है और जो व्यक्ति का भला करता है, वही बढ़िया काव्य है, वही काव्य है। तो प्लेटो भाई काव्य को उपयोगितावादी नजर से देखता है कि यूजफुल होना हमारे लिए जरूरी है, काम का होना चाहिए। ठीक है। जो काव्य केवल मनोरंजन करता है, भाई जो कविता, कहानी लोगों को मनोरंजन करती हैं, जो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती, भावनाओं को खेलती हैं, वह काव्य भैया नहीं। कहता वो कविता फविता नहीं, वो उपयोगी नहीं है। प्लेटो क्या मानता है कि जो काव्य हमारा मनोरंजन करता, भाई बहुत सारी कविता भाई मनोरंजन के लिए लिखी जाती है ना, इंटरटेनमेंट के लिए। जो कविताएं हमको भावुक कर देती हैं, प्रेम प्यार की जो कविता होती है, जो प्रेम प्यार की कविताएं हैं, जो अपनेपन में जो लिखी गई चीज है, भैया प्लेटो इसको कोई महत्व नहीं देता है। अरे प्लेटो भाई एक प्रकार का कह सकते हो भाई बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, तो इसमें भैया रहे मुहिम नहीं, प्यार मोहब्बत वाली बातें समझता नहीं है। ये कह रहा है भैया जो काव्य है, जो कविता कहानी होता है, वो मनोरंजन वाला बढ़िया नहीं है, ये कह रहे हैं। काव्य वही है, काव्य तो मनोरंजन वाले जो काव्य, तो काव्य कुछ भी नहीं है। बल्कि कहता कि जो हमारी भावनाओं को भड़काता वो काव्य नहीं है। काव्य वही है भाई मेरे जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो समाज को लिए, राज्य के लिए और व्यक्ति का जो विकास करे, वही काव्य है। यानी प्लेटो भाई मेरे काव्य को उपयोगितावादी नजर से देखता है, हमारे लिए काम का होना चाहिए, नहीं तो इसको कोई भाव नहीं देता है। यानी प्लेटो, आप ऐसा कहते भाई, प्लेटो भाई मेरे जो प्रेम की कविताएं होती हैं, जो प्रेम व्रेम को लेकर कभी कभी लिखते हैं, इनको कुछ समझता नहीं प्लेटो भाई मेरे, समझ गए। वो कहता कि काव्य वही है जो हमको नैतिकता सिखाता है, जो राज्य और व्यक्ति के काम के लिए जरूरी है, वही काव्य है। इसलिए प्लेटो ने कवियों को आदर्श राज्य से बाहर करने की बात कही। भैया प्लेटो कहता है जो कवि है, जो कवि होता है, भैया कवियों को देश से बाहर निकाल दो क्योंकि फालतू बकवास करते हैं, कह रहा है। प्लेटो का मानना क्या है कि प्लेटो ने कवियों को कहा कि आदर्श राज्य, जो बढ़िया स्टेट होगा, जो अच्छा राज्य होगा, वो भैया कवियों को राज्य से बाहर निकालने की बात कही है। प्लेटो पॉलिटिकल साइंस में, यानी प्लेटो कह सकते कि राजनीतिक विज्ञान में इस बात को कह रहा है कि जो कवि है, जो पोइट है, उसको भैया देश से बाहर निकाल दो, क्योंकि कहता है वो भावना भड़काता है, वो मनोरंजन के लिए लिखता है, वो हमारे काम की नई कविता विता होती है। ये प्लेटो का मानना है। दूसरा क्या, काव्य वास्तविक जीवन से दूर है। भाई प्लेटो कहता कि जो कविताएं होती, जो काव्य होता है, वो रियलिटी से बहुत दूर है भाई मेरे। क्या है कि जो काव्य है, यानी जो कविता होती, जो कहानी होती, उपन्यास, निबंध होता है, जो कवि अभी लिखते हैं भैया, ये हमारी वास्तविक जीवन से बहुत दूर है, इसमें सिर्फ कल्पना होती है और कुछ नहीं होता है। कौन मानता? प्लेटो मानता है। प्लेटो का भैया सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है। प्लेटो ने भाई एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं अनुकरण। क्या भाई मेरे? अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया। और प्लेटो भाई काव्य को क्या मानता, क्या कहता कि जो काव्य होते हैं ये हमारे रियल जीवन से, वास्तविक जीवन से बहुत दूर है, इसलिए काम का नहीं है। और प्लेटो का सिद्धांत कौन था भैया? अनुकरण का सिद्धांत है। प्लेटो क्या मानता है कि भाई जो काव्य है वास्तविक सत्य, भाई प्लेटो चाहता कि काव्य वही हो जो जिसमें वास्तविक सत्य हो, जिसमें आदर्श विचार होने, आइडियल की बात करता है ना, आदर्श विचार की बात करता है। काव्य वही है, कविता कहानी भैया निबंध वही है जिसमें आइडियल है, आदर्शवाद है। प्लेटो भाई भौतिकवादी संसार को नकल मानता है। भाई प्लेटो कहता कि जो कवि लोग होते हैं ना सिर्फ नकल करते हैं। क्या करते हैं? जो कवि होता है, जो पोइट होता है, जो काव्य होता है, एक प्रकार का नकल है, इसलिए इनको कोई भाव नहीं देता। कौन भाई? प्लेटो। प्लेटो भाई काव्य को संसार की नकल मानता है। प्लेटो संसार काव्य को, यानी कविता कहानी उपन्यास निबंध को क्या मानता? नकल मानता कि हम एक प्रकार से संसार की नकल कर रहे हैं, ये मानता है। इस प्रकार काव्य सत्य से दूर है। प्लेटो कहता भैया, जो प्लेटो का मानना भाई जो काव्य होता है, जो कविताएं कहानी निबंध उपन्यास होते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, इसमें केवल नकल है और यह रियल जिंदगी से बहुत दूर है। इसलिए भाई प्लेटो काव्य को सत्य से बहुत दूर बताता है। इसलिए प्लेटो का मानना है कि काव्य वास्तविक जीवन के सत्य को नहीं बल्कि भ्रम को बताता है। भैया प्लेटो मानता कि जो काव्य होते हैं, जो कविता कहानी उपन्यास निबंध होते हैं, जो लिखे जाते हैं, ये भैया रियल नहीं होते हैं, ये हमको भ्रम में डाल देते हैं। क्या? ये हमको खाली भ्रम में डालते हैं। जो कविता कहानी उपन्यास होते हैं
ये आदमी को भ्रमित करता है और वास्तविक जीवन से दूर ले जाता। भाई कौन मानता? प्लेटो मानता है। प्लेटो भाई कह सकते पूरी तरीके से काव्य को नकार देता है, मना कर देता है और कहता है यह केवल व्यक्ति को भ्रम में डालते हैं, क्योंकि काव्य जो है केवल मनोरंजन उसमें ज्यादा होता है और अच्छा काव्य वही है। प्लेटो का क्या मानना है कि काव्य वही है जो व्यक्ति का विकास करे, जो समाज का विकास करे और जो समाज में नैतिकता की बातें बताए, वही काव्य है। यानी प्लेटो एक प्रकार से काव्य को केवल भ्रम मानता है, इसलिए उनको उसने अनुकरण का सिद्धांत दिया है। अनुकरण के सिद्धांत में भाई प्लेटो कहता है कि जो काव्य है उसमें सिर्फ नकल है, कवि जो होता है वो खाली नकल करता है। किसका मानना भाई मेरे? प्लेटो का मानना है। प्लेटो कहता है कि जो कवि होता है या जो साहित्य होता है, जो काव्य होते हैं, उसमें केवल भाई मेरे नकल नकल ही भरी रहती है और कुछ नहीं है। प्रस्तुति काव्य का महत्व। प्लेटो सभी प्रकार के काव्य का विरोध नहीं करता है। अगर आप ये कह सकते भाई जो प्लेटो था वो सभी काव्य का, सभी कविताओं का, सभी निबंधों का, सभी कहानियों का विरोध नहीं करता है, वह प्रस्तुति काव्य को स्वीकार करते हैं। भाई ऐसी कविताएं जिसमें किसी की प्रार्थना की गई है, प्लेटो भाई मेरे जिस काव्य में किसी की प्रार्थना की गई है, किसी की स्तुति की गई है, उसको तो मानता है। भाई जिस कविताओं में देवताओं की प्रार्थना की जाती है, जिस कविताओं में वीर पुरुषों की और आदर्श राजाओं की प्रशंसा की जाती है, ऐसी कविताओं, ऐसे साहित्य को भाई प्लेटो मानता है। क्या मानता है? ऐसे साहित्य में जिसमें किसी भगवान की पूजा पाठ किया गया हो, ऐसी कविताओं में, ऐसे काव्य में जिसमें किसी देवता की पूजा पाठ है या किसी वीर योद्धा की बात है, आदर्श राजा की बात है, ऐसे काव्य को तो भाई प्लेटो महत्व देता है। लेकिन जिस काव्य में प्लेटो कहता है जो काव्य वही है भैया, काव्य वही जो हमको नैतिकता सिखाता है, जो हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाता, वही काव्य है। काव्य वही है जो नागरिकों को अनुशासन में लाता और सदाचारी बनाता है। प्लेटो क्या मानता भाई? काव्य वही है जो हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और हमको भाई एक प्रकार से बढ़िया आदमी बनाता है। काव्य वही है जो हमको बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काव्य यानी कविता, कहानी, निबंध, भाई वही होता, प्लेटो का मानना है वही काव्य है जो हमको इंसान बनाए, ठीक है, जो हमको आदर्श पूर्ण स्थिति में लाए, हमको आइडियल व्यक्ति बनाए, वही काव्य है। ये भाई प्लेटो का मानना है। युग का प्रभाव की बात करता है। भाई प्लेटो के काव्य विचार पर उसके युग का गहरा प्रभाव। कहा जाता भाई प्लेटो जिस समय में जन्म लिया था उस समय जैसी बातें होती थी उसका प्रभाव भाई प्लेटो पर बहुत पड़ा। भाई प्लेटो जो हमारे उस यूनान का आदमी है। भाई जब प्लेटो का जन्म हुआ उस समय भाई यूनान में लोकतंत्र के लेकर के बड़ा संकट था। भाई जब प्लेटो का जन्म होता है ना तो प्लेटो भाई यूनान में पैदा हुआ है, वहां पर भैया कोई लोकतंत्र नहीं था, सरकार वरकार नहीं होती थी भाई जब जन्म हुआ। और प्लेटो भाई मेरे प्लेटो पर सफीटों और कवियों का प्रभाव बढ़ा था। बाद में कह सकते प्लेटो पर जो कवि हैं, जो पोइट होते हैं, इनका प्रभाव बाद में पड़ा। नैतिक पतन की चिंता थी। भाई प्लेटो सोचता कहीं लोगों का नैतिक पतन ना हो जाए। प्लेटो को सबसे बड़ी चिंता यही लग रही थी कहीं लोगों का या कहीं व्यक्तियों का भाई नैतिक पतन ना हो जाए। प्लेटो की सबसे बड़ी समस्या है। वो सोचता कि भाई मेरे लोगों का कहीं नैतिक पतन ना हो जाए, इसको लेकर के प्लेटो चिंतित है। प्लेटो भाई मेरे आदर्श राज्य की बात करता है, यानी बेस्ट स्टेट की बात करता। राज्य आदर्शवादी होना चाहिए। किसका मानना भाई? प्लेटो का मानना है। आदर्शवादी राज्य की कल्पना कौन करता है? भाई प्लेटो करता है। और काव्य को लेकर के कहता है भाई काव्य वही है जो हमको गुण सिखाता है, जो हमको व्यवहार सिखाता है, जो हमको इंसानियत सिखाता, वही काव्य है। जिस काव्य में भाई किसी प्रकार का मनोरंजन है, जिस काव्य में किसी प्रकार का प्रेम प्यार मोहब्बत वाली कविताएं, ऐसे काव्य को प्लेटो नहीं मानता है। प्लेटो भाई बुद्धि की बात करता। भाई प्लेटो का मानना था बुद्धि सर्वोपरि है। तर्क और बुद्धि। प्लेटो भाई बुद्धि की बात करता, माइंड की बात करता। बुद्धि सबसे बड़ी, बुद्धि सर्वोपरि है और हमें अपने भावनाओं को कंट्रोल में, भाई हमें हमारे अंदर प्यार है, मोहब्बत है, अपनापन है, इसको भाई कंट्रोल में रखना जरूरी है। कौन मानता? प्लेटो मानता है। प्लेटो कहता भाई बुद्धि को कंट्रोल में रखो, बुद्धि सर्वोपरि है। सॉरी भाई, बुद्धि सर्वोपरि सबसे ऊपर है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत और अपनापन भाईचारा बनाने की जरूरत नहीं है, भावनाओं पर कंट्रोल रखो, यानी फीलिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए। बुद्धि भाई सबसे बड़ी चीज है। इसलिए उन्होंने काव्य का विरोध किया है। यानी प्लेटो भाई कह सकते कविताओं का विरोध करता है। कहता जो कविताएं, जो साहित्य होता है, जो काव्य होता है, वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, लोगों को भावनात्मक रूप से उकसाता है। प्लेटो का मानना है। भाई प्लेटो एक प्रकार से काव्य का या साहित्य का विरोध कर रहा है। प्लेटो
प्लेटो कह सकते हो साहित्य का जो विरोधी है, विरोध कर रहा है, कह रहा है कि जो साहित्य है वो हमारी हमको भावनात्मक रूप से बहुत भावुक कर देता है, हमको प्रेम जाल में फंसाता है, काव्य फंसाता है, उसमें केवल प्रेम मोहब्बत की कविताएं होती हैं, जो काव्य है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता भाई, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो मानता भाई जो काव्य होते हैं वो हमको हमारी भावनाओं को फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है। ये प्लेटो इसलिए काव्य को विरोधी मानता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे भाई, प्लेटो का काव्य संबंधी मत क्या है, ये नैतिकता, दार्शनिक और उपयोगितावाद की बात करता है। भाई प्लेटो का सिद्धांत है उपयोगितावाद, यानी काव्य वही है जो हमारे लिए उपयोग है, जो काम का हो। और भाई प्लेटो किस कौन सा सिद्धांत देता है, अनुकरण का सिद्धांत। इसका सिद्धांत अगला अभी मैं बताऊंगा, इसका अनुकरण का सिद्धांत क्या है, क्योंकि एग्जाम में भाई अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो का पूछा जा सकता है। तो भाई प्लेटो को अगर आप ढंग से जो मैं समझा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस बात को समझा, अगर आप समझोगे तो भाई मेरे बढ़िया पेपर लिख करके आओगे, समझे। प्लेटो भाई कविता विता को नहीं मानता, कहता है बकवास भरी पड़ी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली ये लोग रोते रहते हैं, प्यार झूठी बातें करता है, काल्पनिक है। प्लेटो एक प्रकार से कविताओं का, काव्य का विरोधी है। वो कहता है सिर्फ भावनाओं से खेलते खिलवाड़, फीलिंग से खिलवाड़ करने वाली चीजें हैं जो लोगों को बहुत भावुक कर देती हैं और लोगों को उकसाती हैं। काव्य ऐसा होता है, ठीक है। ये प्रेम प्यार मोहब्बत को भैया ये इसको नहीं समझता है, कहता है ये सब बकवास कोरी बातें हैं। ऐसा कौन मानता भाई, प्लेटो मानता है। कहता है कभी अभी जो है ना प्रेम रस की कविता लिखते हैं, श्रृंगार प्रेम की कविता लिखता है, कुछ नहीं है, इससे ना व्यक्ति का भला होगा ना देश का भला होगा। इसलिए तो प्लेटो करा कि भाई बढ़िया राज्य है, आदर्श राज्य क्या करे, कवियों को भैया देश से बाहर फेंक दो। प्लेटो क्या करा, आदर्श राज्य क्या करे, कवियों को भैया देश से बाहर निकाल दो, इनको भगा दो मार मूर के। यानी प्लेटो जो है कवियों को कहता कि कवियों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए अगर आदर्श राज्य है, ठीक है। ये प्लेटो का मानना है, ठीक है भाई। प्लेटो को लेकर के क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को स्पष्ट करिए। भाई इसमें अनुकरण का सिद्धांत जो दिया है क्या है, देखिएगा। प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत बात करेंगे, इसको बोलते हैं भाई माइमेसिस इसको बोला जाता है, यानी प्लेटो का भाई मेरे जो अनुकरण का सिद्धांत है। देखिएगा प्लेटो भाई मेरे 427 से लेकर के 347 ईसा पूर्व तक रहा है। भाई प्लेटो भाई यूनान का महान दार्शनिक है, याद रखिए। प्लेटो कौन है भाई मेरे, यूनान का आदमी और बहुत बड़ा फिलोसफर है, बहुत बड़ा विद्वान है। प्लेटो भाई कला साहित्य और काव्य पर उसने अपने विचार दिए हैं। भाई प्लेटो कला पर, साहित्य पर और दर्शन पर अपने विचार देता है। प्लेटो का सिद्धांत कौन है भाई, अनुकरण का सिद्धांत है। प्लेटो ने भाई कौन सा सिद्धांत दिया, अनुकरण का, ठीक है। उसकी भाई किताब है, प्लेटो ने भाई मेरे एक किताब लिख रखी जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक भैया किताब किसने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है। रिपब्लिक यानी भाई लोकतंत्र। अरे भैया पूरी दुनिया में जो हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, प्लेटो ने ही लोकतंत्र की बात करी है। और लोकतंत्र की बात करने वाला भाई दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान प्लेटो है, पॉलिटिकल साइंस का कहते हैं जनक है, पिता है प्लेटो भाई मेरे पॉलिटिकल साइंस का, समझ गए। प्लेटो भाई मेरे इसने किताब लिख रखी जिसका नाम है रिपब्लिक, द रिपब्लिक भाई मेरे, अंग्रेजी में किताब लिख रखी है द रिपब्लिक। कहां का आदमी था भैया मेरे, ये था यूनान का आदमी है, समझ गए। और इसने कौन सा सिद्धांत दिया, अनुकरण का सिद्धांत। अरे अनुकरण मतलब भाई नकल करना यार। यानी प्लेटो क्या मानता, प्लेटो कहता भाई मेरे जो कला होती है, जो कविता विता होती है, सब एक प्रकार की नकल है। यानी प्लेटो कहता कि कला और काव्य सत्य की नकल है। प्लेटो कहता भाई जो कविताएं होती, जो कहानियां होती है, सत्य की नकल करती हैं। इसलिए इसने कौन सा सिद्धांत दिया, अनुकरण का सिद्धांत। इसलिए वह हाय की दृष्टि से है, यानी कविता और कहानी वहानी को भैया बहुत निम्न दृष्टि से देखता है प्लेटो भाई मेरे कविता कहानियों को बहुत निचली दृष्टि से, इसको अच्छा नहीं मानता। कौन नहीं मानता, प्लेटो नहीं मानता। प्लेटो भैया कह रहा कि जो काव्य होते हैं, जो कविता कहानी निबंध उपन्यास जो होते हैं भाई मेरे साहित्य में, और जो कलाएं होती हैं, कोई भी कला हो, चित्रकला हो, कोई भी कला हो, तो भाई मेरे वो अच्छी नहीं हो, नकल होती है, सच्चाई की नकल की जाती भाई काव्य में। प्लेटो मानता कि जो काव्य होते हैं उसमें सत्य की नकल है। इसलिए प्लेटो भाई मेरे जो काव्य हैं उनको बहुत ज्यादा निम्न दृष्टि से देखता, बहुत निचली दृष्टि से देखता है, उसको अच्छा नहीं मानता है, दोयम दर्जे की है, उसको कोई भाव नहीं देता भाई प्लेटो किसी प्रकार के काव्य को। अब देखो प्लेटो का भाई मेरे अनुकरण का अर्थ क्या, अनुकरण क्या है, अनुकरण का मतलब होता है भाई मेरे किसी वस्तु या सच्चाई की नकल करना। अनुकरण मतलब होता
किसी वस्तु की नकल करना, सत्य की नकल करना ही भाई मेरे अनुकरण है। क्या बोलोगे? जब हम सच्चाई की नकल करते, सत्य की नकल करते हैं भाई मेरे, उसी को बोलते मेरे अनुकरण। प्लेटो के अनुसार भाई मेरे, प्लेटो कहता कि जो कवि होता है, जो कवि होता भाई मेरे, और जो कलाकार होता है, वो सच्चाई की नकल करता, वास्तविक जो चीजें होती है उसकी नकल करता है, बल्कि उसकी एक छाया, एक प्रकार से उसका इमेजिनेशन, एक छाया बना देता है, यही कवि है। तो भाई प्लेटो का मानना कि जो कवि वो भी होते हैं, ये भाई मेरे सत्य की नकल करते हैं, सारे नकलची बंदर हैं, समझ गए? अरे सिर्फ नकल करते हैं, किसकी नकल करते हैं भाई मेरे? सत्य की। और प्लेटो का भाई अनुकरण का, जो अनुकरण का मतलब क्या है कि सत्य की नकल करना या किसी वस्तु की नकल करना ही भाई क्या है? अनुकरण का सिद्धांत है। प्लेटो ने भाई में 3 प्रकार के सिद्धांत दिए, त्रिस्तरीय सिद्धांत है प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत। प्लेटो ने भाई संसार को 3 प्रकार से बांटा है। प्लेटो का था संसार भाई 3 प्रकार का। कितने? विचार जगत, भाई पहला संसार ऐसा जहां पर खाली विचार करते हैं लोग, सिर्फ विचार करते, विचारशील व्यक्ति होते हैं। भाई प्लेटो का मानना कि जहां, जिस संसार में सबसे, जहां जहां के लोग भाई मेरे सबसे ज्यादा विचार करते हैं, वो भाई मेरे सबसे अच्छे लोग होते हैं, वो बिल्कुल सच्चे लोग हैं। ईश्वर द्वारा निर्मित वही लोग हैं जो भाई मेरे विचार करते हैं। विचार वाला जो संसार है, जहां पर भाई विचार किया जाता है, यानी आइडिया जहां पर आते हैं, वो भाई सबसे अच्छा संसार है, वो भैया भगवान ने इसको बना रखा है। भाई मेरे जो विचारशील लोग होते हैं या वास्तविक और अस्थायी होते हैं, यानी विचार करने वाले, यानी जो विचार जगत है, जो खाली विचार करता, सोच विचार करता है चीजों पर, ये इनको भाई मेरे सबसे अच्छा कौन मानता है? भाई प्लेटो मानता है। दूसरा भाई भौतिक जगत, नहीं जो लोग भाई मेरे किसी चीज की नकल करते हैं, भौतिक जगत क्या है? तीसरा संसार भाई कौन बताता? प्लेटो बताता भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है? जो सच्चाई की नकल करते हैं उसको बोलते भौतिक जगत। भौतिक जगत को भाई प्लेटो कहता है परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलता रहता है। सामान्य मनुष्य जो भाई मेरे एक प्रकार के भौतिकवादी होते हैं, यानी सामान्य जो मनुष्य एक प्रकार का कैसा था? भौतिकवादी होता है, जो सिर्फ भाई किसी चीज की नकल करता। हम लोग नकल ही तो करते हैं भाई, हमारे आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं ना, तो क्या एक प्रकार की नकल ही तो है। तो प्लेटो का मानना कि भौतिकवादी संसार वही है जहां पर लोग भाई मेरे नकल करते हैं, नकल। और तीसरा भाई संसार कौन सा? कला और काव्य का संसार है। भाई तीसरा संसार किसका है? आर्ट और पोइट्री का है। प्लेटो कहता कि जो कलाकार होते हैं, जो कवि अभी होते हैं भाई मेरे, इनका तीसरा संसार है, जो भाई मेरे रियल चीजों की नकल करते हैं, और ये लोग भाई सत्य से बहुत दूर हैं। भाई प्लेटो का मानना जो कवि होता, जो कलाकार होता है, ये सत्य से बहुत दूर है, इनको रियलिटी नहीं पता, क्योंकि ये सत्य, जो सत्य चीजें होती हैं उनकी नकल करते हैं। सत्य से 3 गुना दूर है भाई मेरे कवि भी, इनको सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी, केवल नकलची बंदर है, नकल करता है। कवि और कलाकार कौन कहता है? प्लेटो कहता है अनुकरण के सिद्धांत में। इस प्रकार कला भाई मेरे सत्य से 3 बार की दूरी पर है, भाई प्लेटो का मानना है। प्लेटो कहता भाई जो कला होती है, जैसे कोई भी कलाकार है या कोई भी कवि है, वह भाई मेरे सत्य से क्या है? 3 कदम दूर है या 3 कोस दूर है, मान सकते हो। अगला देखिएगा, काव्य और कला पर भाई प्लेटो की क्या आपत्तियां हैं? भाई प्लेटो इनका विरोध क्यों करता है? कविताओं की और कलाओं का क्यों विरोध करता है? भाई प्लेटो मानता कि जो कला है असत्य है। कला भैया केवल एक प्रकार का भ्रम पैदा करती है। कला जो कवि अभी होते हैं केवल भ्रम पैदा करते हैं, इनमें कोई सच्चाई अच्छाई नहीं है, ये कोई सच नहीं होता है। कला जो होती है, जैसे चित्रकला है, जिस चित्रकारी करते हैं, वास्तुकला है, या कोई कवि अभी होते हैं, भाई जो कलाएं होती हैं ये सच्चाई को, ये सच नहीं होती है, केवल लोगों को भ्रम पैदा करती हैं, भावनाओं को भड़काती हैं। भाई प्लेटो का मानना है कि जो कवि होते हैं लोगों की भावना भड़काते हैं, जैसे करुण रस की भावना, प्रेम रस की भावना, क्रोध जैसी भावनाओं को भाई मेरे कवि लोग भड़काते हैं। इससे व्यक्ति का जो दिमाग है वो उलझ जाता है। कौन मानता? भाई प्लेटो मानता है। प्लेटो भाई कहता है नैतिकता के लिए हानिकारक है। भाई प्लेटो का मानना है कि भाई मेरी जो कविताएं होती है, जो कहानियां होती है, जो यानी जो साहित्य होता है, वह कवि देवताओं और नायकों का गलत चित्रण करते हैं। कौन मानता? प्लेटो। प्लेटो भैया कहता कि जो कवि होता है, जो हमारे देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जो बड़े बड़े नायक हुए हैं, उनका भाई गलत तरीके से चित्रण, उसको उनको गलत बताते हैं। इसलिए भैया मेरे जो साहित्य है, जो कविता कहानियां होती हैं, वो समाज के लिए बुरी है। कौन मानता? भाई प्लेटो मानता है। भाई प्लेटो का मानना भाई जो कवि होते हैं वो समाज को भड़काते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, और इससे समाज का भाई इससे समाज का बुरा प्रभाव पड़ता। प्लेटो भाई कहता अज्ञानता पर आधारित है, कवियों को रियल ज्ञान नहीं है। कौन मानता? प्लेटो। प्लेटो कहता जो कवि होता है, जो पोइट होता है, उसको भाई मेरे वास्तविक सच्चाई नहीं पता, उनको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है,
वो केवल कल्पना करते हैं, कभी भाई मेरे उस कवि को रियल सच्चाई कभी पता नहीं होती, वो केवल कल्पना करता है, यानी कल्पना कर करके चीजों को लिखते भाई मेरे, कभी उनको रियल चीज और रियल जानकारी कभी होती नहीं, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो भाई आदर्श राज्य के लिए कवियों को कहता भाई अगर आपको अच्छा राज्य बनाना, अच्छा अच्छा बढ़िया राज्य होगा, बढ़िया राजा हो भैया, कवियों को राज्य से बाहर निकाल दो। कौन कहता? प्लेटो कहता। अरे भाई जो कविता विता लिखने वाले लोग हैं इनको लात मार के फेंक दो राज्य से, ये कह रहा है। इस कारण से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के कवियों को निकाल देने की बात कही। कहता भाई जो आदर्श राज्य है, जो बढ़िया राज्य है, जो राजा है, वो क्या करे, कवियों को भाई मेरे राज्य से बाहर कर दे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कवि नैतिकता और सत्य की बातें भी करते हैं। भाई प्लेटो भी कहता है कि कभी कभी जो कवि होता है वो सच्चाई भी कहता है, सत्य भी बोलता है, तो उन्हें स्थान दिया जा सकता है। कहता भाई जो कवि सच्चाई की बात करता है, अच्छाई की बात करता है, उन कवियों को तो भैया उनको स्थान दो, लेकिन जो कवि केवल काल्पनिक कविताएं लिखते हैं, जो यानी लोगों को भड़काते हैं, ऐसे कवियों को भाई मेरे देश से बाहर निकाल दो, राज्य से बाहर निकाल दो। तो भाई प्लेटो का भाई अनुकरण का सिद्धांत यही है। कहता कि भाई कवि अभी जो होते हैं ये नकल करते हैं। भाई प्लेटो कला का विरोध करता है, साहित्य का विरोध करता है, ठीक है। प्लेटो भाई कविता, कहानी, उपन्यास जो भाई लिखे जाते हैं इनका विरोध है, इनका विरोधी है, इनका विरोध करता है। उन्होंने काव्य में दर्शन और सत्य से नीचे देखा है। कहता भैया जो कलाएं होती, जो कवि होते हैं, ये बहुत नीचे नीचे के लोग हैं, इनको सच्चाई नहीं पता है, ये केवल भाई मेरे नकल करते हैं। यही भाई मेरे प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत। देखिएगा अगर मैं प्लेटो के अनुकरण की बात करूं तो भाई प्लेटो भाई अनुकरण को नकल मानता। अनुकरण मतलब क्या भाई? नकल होती है। कला क्या है भाई? कला सत्य से तीन कोस दूर है, 3 कदम दूर है। कृति क्या है भैया? प्लेटो ने किताब लिखी है जिसका नाम भाई रिपब्लिक किताब लिखी है। प्लेटो क्या है? प्लेटो भाई नैतिकता और दर्शन की बात करता है। और निष्कर्ष क्या कह सकते भाई मेरे? प्लेटो भाई कह रहा कि जो कवि हैं इनको देश से बाहर निकाल दो, ये समाज के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। कौन मानता भाई? प्लेटो मानता जी। ये कह रहा कि जो कवि अभी होते हैं खाली नकल करता है, लोगों की भावना भड़काता है, और इसको भैया देश से निकाल दो कवियों को, कलाकारों को। कौन कहता है? यह प्लेटो का मानना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा? अरस्तु की काव्य चिंतन को बताओ। भाई अरस्तु काव्य को क्या मानता है, और अरस्तु का भाई मेरे काव्य चिंतन क्या देखेगा। अरस्तु का काव्य चिंतन देखें भाई। अरस्तु से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है भाई मेरे, देखिएगा। तो क्या है भाई मेरे? अरस्तु 384 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक भाई था। अरस्तु कौन है? अरस्तु भाई प्लेटो का शिष्य है, जिसको बारे में अभी हमने पढ़ा ना, प्लेटो। प्लेटो का भाई शिष्य कौन है? अरस्तु है, इसका चेला है। प्लेटो का चेला भैया अरस्तु है। परंतु उन्होंने अपने गुरु को कला विरोधी दृष्टिकोण का खंडन किया है। भाई जिस प्रकार से प्लेटो कला का विरोध करता है, साहित्य का विरोध करता है, तो भाई अरस्तु जो है इन सब का खंडन करता है। ये ऐसा नहीं सोचता है। प्लेटो भाई काव्य और कला को तो मानता ही नहीं, उसका विरोध करता है। लेकिन अरस्तु भाई मेरे ऐसा नहीं करता। अरस्तु कौन है? प्लेटो का शिष्य है अरस्तु। अब अरस्तु भाई मेरे क्या कहता है? उसकी एक किताब है अरस्तु की। अरस्तु की भाई जो किताब है उसका नाम है पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स। भाई अरस्तु ने भारतीय और पाश्चात्य काव्य की आधारशिला मानी जाती है। भाई जो अरस्तु था इसने भैया मेरे एक किताब लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स, यानी काव्य शास्त्र। भाई अरस्तु ने किताब लिखी जिसका नाम है भाई क्या? काव्य शास्त्र। और भाई अरस्तु ने भाई मेरे जो काव्य शास्त्र लिखी है यह भारत में और पाश्चात्य में कवियों की सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। अरस्तु ने भाई मेरे काव्य को क्या माना? भाई अरस्तु कहता कि जो कविता होती, जो काव्य होता है, काव्य को अनुकरण माना, लेकिन उसे वास्तविक और उपयोगी और आनंददायक बताता है। भाई जो अरस्तु है मानता कि जो कविता कहानियां होती हैं वो भाई मेरे अनुकरण की तो होती हैं, लेकिन बहुत स्वाभाविक होती हैं, रियल होती हैं और हमारे काम की होती हैं, और इससे भैया आनंद आता है। कौन मानता? अरस्तु मानता है। अरस्तु भाई कविता कहानी को कह सकते हो कि बहुत अच्छा मानता है। इसको कहते हैं ये हमारा मनोरंजन करती है, आनंद देती हैं, यह हमारे लिए उपयोगी भी होती है। अरस्तु का मानना है। अरस्तु भाई ऐसा मानता है। अरस्तु के अनुसार भाई सृजन का विवेचना करता है। भाई अरस्तु क्या है? अरस्तु के अनुसार काव्य यानी जो कविताएं लिखी जाती हैं वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई अरस्तु कहता है कोई भी आदमी कविता कहानी नहीं लिख सकता है। कविता कहानी लिखना तो भाई एक प्रकार की भगवान की देन है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन मानता है? अरस्तु मानता है। अरस्तु भाई सृजन के कारण को मानता है।
कहता वही आदमी कविता कहानी उपन्यास लिखता है जिसमें अनुकरण की प्रवृत्ति है। मनुष्य जन्म से भाई मेरे अनुकरण करता है, चीजों को सीखता है। भाई अरस्तु का मानना कि जो व्यक्ति जो है, व्यक्ति का भाई मेरे जब जन्म होता तो भाई मेरे वह जन्म से सीखना शुरू कर देता है और अनुकरण से आनंद तक। भाई हम जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे हमें आनंद आने लग जाता है। मनुष्य अनुकरण से सुख की ओर जाता है। किसका मानना भाई मेरे? अरस्तु का मानना है। भाई मेरे हम जैसे जैसे चीजों को सीखते हैं वैसे वैसे भाई हमें इंटरेस्ट पैदा होता ना, वही तो भाई हमें आनंद आता, खुशी मिलती है। भाई मेरे जैसे जैसे हम चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, वैसे वैसे हमको खुशी मिलती है। यही अनुकरण में भाई कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। अरस्तु भाई काव्य और इतिहास में अंतर बताता है। अरस्तु कहता है जो इतिहास है केवल इतिहास भाई मेरे घट चुकी चीजें होती हैं। इतिहास क्या है? जो बातें बीत गई, जो चीजें घट गई, वो इतिहास है। लेकिन जो कविताएं होती, कविता कहानी उपन्यास होते, जो काव्य होते हैं, जो घट रहा होता है उसको लिखा जाता है। अरस्तु का मानना कि जो काव्य होते हैं, जो चीजें घट रही हैं, जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें होने वाली हैं, उसको काव्य मानता कौन भाई? अरस्तु मानता है। इसलिए अरस्तु के अनुसार जो काव्य है इतिहास से अधिक दार्शनिक है। भाई अरस्तु भाई काव्य को क्या मानता? दार्शनिक मानता है, काल्पनिक नहीं मानता और इतिहास का नहीं मानता है। अरस्तु भाई कविता कहानी उपन्यास निबंध को क्या मानता? दार्शनिक मानता है। अरस्तु की भाई काव्य लोचना क्या है? अरस्तु की काव्य लोचना है भाई मेरे, अरस्तु भाई मेरे वैज्ञानिक को, तर्क संगत को, वस्तुनिष्ठता की बात करता है। कहता है भाई मेरी जो कविताएं होती है उसमें एक प्रकार के वैज्ञानिकता होनी चाहिए। भाई मेरे अरस्तु भाई मेरे काव्य को तर्क संगत मानता, बिल्कुल सही मानता है। अरस्तु भाई कहता है जो कविताएं होती हैं वो किसी का पक्ष नहीं लेती हैं, किसी का भेदभाव नहीं करती, जो भाई मेरे काव्य होता है। अरस्तु के भाई मेरे कौन कौन से प्रमुख काव्य हैं, यानी काव्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से? अरस्तु भाई, अरस्तु कहता भाई कोई कविता विता लिखी जाती सबसे पहले भाई कथानक होता है। कथानक यही कोई कथा होती है। जिसे भाई आपको कोई कहानी लिखना है, मान लीजिए आपको कोई कहानी लिखना, कोई उपन्यास लिखना, कुछ भी लिखना है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई? कथानक लिखते हैं, यानी कथा लिखते हैं। फिर उसमें भाई चरित्र चित्रण होता है। भाई अरस्तु कहता है कि सबसे पहले हम कोई कहानी होती है, फिर उसमें भाई कैरेक्टर होते हैं ना, जो पात्र होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन होता है। फिर भाई किसी कविता कहानी भाई कोई ना कोई विचार होता है। भाई किसी भी कविता कहानी में कोई ना कोई विचार होता है जो संदेश देने का प्रयास किया जाता है ना। फिर भाई काव्य में क्या भाषा होती है? भाई कोई भी कविता कहानी होगा भाई उसकी कोई ना कोई भाषा होती है ना, ये भी हमारे काव्य में होती है। भाई अगर काव्य की बात करें उसमें संगीत भी होता है, जैसे समय समय पर म्यूजिक भी बजता है किसी भी काव्य में। और भाई काव्य में दृश्य भी होते हैं ना। तो ये 6 चीजें भाई किसी भी काव्य में होती हैं। भाई अरस्तु का मानना है कोई भी जो काव्य है, कोई भी कविता है, जैसे कोई भी नाटक लिखा गया है मेरे, काव्य जैसे नाटक है। भाई कोई भी जो नाटक लिखा जाता है किसी न किसी कहानी पर नाटक लिखा जाता है। भाई नाटक में चरित्र भी तो होते ना, जिसमें राजा है, रानी है, सभा है, मंत्री है। भाई यानी नाटक में चरित्र भी होता है। भाई नाटक में कोई न कोई विचार भी तो होता है। भाई जो भी नाटक होते हैं उसमें हमें कोई ना कोई विचार भी तो होता है जो बताया जा रहा हो। भाई नाटक की कोई न कोई भाषा भी होती है ना, भाषा होती ना। भाई नाटक जो है वो हिंदी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, भाषा भी तो है। भाई नाटक जब चलता है तो उसमें बीच बीच में म्यूजिक भी तो बजता है। देखते हैं कि जब कोई नाटक आता है तो म्यूजिक भी बजता है। भाई नाटक में क्या होते हैं? दृश्य होते हैं ना, सीन होते हैं ना। भाई ये सब नाटकों में होता है। यही काव्य के भाई मेरे प्रमुख तत्व हैं। कथानक सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। भाई किसी भी कविता, किसी भी साहित्य को लिखा जा रहा है, जो उसकी कथा, जो स्टोरी है, वो भाई मेरे सबसे इंपॉर्टेंट होती है। त्रासदी का विवेचना क्या है? भाई जो अरस्तु उसने भाई त्रासदी की बात की है, विवेचना की। देखिए त्रासदी क्या है भाई मेरे? देखिए त्रासदी किसी गंभीर, पूर्ण और निश्चित परिणाम होने वाली क्रिया है। त्रासदी का भाई कोई भी जो गंभीर समस्या होती है या कोई भी निश्चित परिणाम वाली क्रिया होती है, यही है भाई मेरे, कह सकते त्रासदी है। त्रासदी क्या है? जो अलंकृत भाषा है, जो अभिनय के द्वारा करुणा और भय उत्पन्न करके बताई जाती है, त्रासदी है। भाई मेरे जब हम लोग किसी में प्यार, मोहब्बत, भय और डर उत्पन्न करके किसी भी चीज को बताते, भाई मेरे यही त्रासदी है। त्रासदी के भाई मेरे 6 तत्व हैं। कहते हैं त्रासदी में भाई मेरे 6 तत्व हैं। सबसे पहले कथानक होता है, वही जो जिसे नाटक वाटक। भाई त्रासदी के कितने तत्व हैं? 6। सबसे भाई कथानक, भाई कोई कविता कहानी लिखी जाए तो उसकी भाई सबसे पहले स्टोरी होती ना। दूसरा भाई त्रासदी में दूसरा तत्व क्या है? चरित्र। भाई कोई कविता कहानी होती है उसमें कोई न कोई चरित्र होता ना, उसमें मामा है, नायक नायिका है, किसान है। भाई उसमें चरित्र होते, चरित्र यानी त्रासदी के
चरित्र, फिर विचार। भाई त्रासदी जो होती है उसमें कोई न कोई विचार भी तो होता ना भाई, कोई कविता कहानी उपन्यास जो होता है उसमें कोई न कोई विचार होता है भाई, जो समाज को दिया जाता है ना। फिर त्रासदी की भाई मेरे भाषा भी होती है। चौथा तो भाषा, भाई कोई भी कहानी उपन्यास निबंध है भाई किसी न किसी भाषा में लिखा होगा ना, वो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा, किसी भाषा में होगा। भाई त्रासदी का अगला तत्व भाई क्या है? संगीत। भाई कोई भी नाटक होता, उपन्यास होता, कहानी होती, उसमें कोई न कोई म्यूजिक भी तो बजता है, संगीत बजता है। और त्रासदी भाई छठा तत्व क्या है भाई? दृश्य। उसमें दृश्य भी तो होता है ना। अब देखते हैं कोई न कोई, जैसे आप नाटक देख रहे हो उसमें दृश्य भी तो होते हैं, जंगल का दृश्य है, शहर का दृश्य है। तो भाई त्रासदी के कितने तत्व हैं भाई? 6 तत्व हैं। त्रासदी क्या है भाई? किसी भी नाटक कहानी वहानी की भाई हम लोग लिखते हैं, उसके लिखने का जो तौर तरीका है वही भाई एक प्रकार से त्रासदी है। त्रासदी संबंधी भाई प्रमुख अवधारणा क्या है? भाई त्रासदी में सबसे पहले होता है भाई मेरे कथानक, यानी कोई भी कथा होती है, कोई भी स्टोरी होती है, उसी पर भाई मेरे किसी भी कविता कहानी उपन्यास को लिखा जाता है। त्रासदी में भाई नायक नायिका होते हैं ना। नायक नायिका क्या कभी पूर्ण होते हैं, कभी सद्गुणी होते हैं। नायक नायिका हीरो, जो उसमें किसी भी कहानी उपन्यास में भाई नायक नायिका होते हैं ना, जिन लोगों पर पूरी कहानी उपन्यास लिखा है। त्रासदी में भाई अगला क्या होती है? यानी यानी सतत दोष होता है, अज्ञानता को किया गया दोष है। भाई त्रासदी एक प्रकार के क्या है? नैतिक पतन नहीं, मानवीय भूल है। भाई त्रासदी क्या है? हमिता है, यानी त्रासदी किसी प्रकार का दोष नहीं है। त्रासदी में अगला भाई क्या होता है? परिपोटिया। परिपोटिया क्या होता है? भाग्य परिवर्तन। भाई कोई भी कविता कहानी उपन्यास होता है उसमें देखा होगा भाई आदमी का भाग्य बदल जाता ना। देख रहे हैं भाग्य समय बदल जाता। किसी कविता कहानी को अगर आप देखोगे, भाई अमीर आदमी गरीब बन गया, गरीब आदमी अमीर बन गया, कोई मेहनत करके बहुत बड़ा बन गया। भाई इस प्रकार से हमारे साहित्य में होता है भाग्य परिवर्तन। भाई त्रासदी में अगला क्या? पहचान। भाई त्रासदी में अगर आप देखो भाई सत्य की पहचान होती है, सत्य का संबंध क्या है इसको पहचान करते हैं। त्रासदी में भाई अगला क्या है? कार्थोरिस। कार्थोरिस क्या है? भावों का परिष्करण। भाई त्रासदी में अगर आप देखो लोगों के भाव होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, भय होता है, ये तो भाई सारी चीजें त्रासदी में होती हैं। कार्थोरिस अरस्तु की सबसे मौलिक देन बताई गई है। त्रासदी का भाई मेरे उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा देने, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, सत्य अहिंसा त्याग बलिदान की बातें बताना। त्रासदी का उद्देश्य भाई लोगों को शिक्षित करना और लोगों में नैतिक शिक्षा का विकास करना। त्रासदी क्या है? त्रासदी भाई कहती है, त्रासदी हमारे भावनाओं को कंट्रोल करती है, यानी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भावुक नहीं बनना है। त्रासदी हमको बताती बहुत ज्यादा इमोशनल और भावुक नहीं बनना, भाई त्रासदी है। त्रासदी क्या बताती? भाई हम लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल या भावुक नहीं होना, भाई ये त्रासदी बताती। यानी हमें दोनों में संतुलन बनाना है, रियल लाइफ में और आपकी जो मैरिड लाइफ है या शादीशुदा है, आप किसी से प्यार करते हैं उसमें, और अपने निजी जीवन में या और जो आपका जीवन है सब में संतुलन बनाना चाहिए। त्रासदी है। त्रासदी भाई एक प्रकार से हमारे हमको बताती, हमको सौंदर्यपूर्ण विकास कैसे करना है, भाई त्रासदी बताती है। तो भाई प्लेटो और अरस्तु में किस प्रकार का अंतर है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, त्रासदी भाई कला को अच्छा नहीं मानता है, यानी प्लेटो भाई मेरे, प्लेटो कह सकते भाई कला को अच्छा नहीं मानता है, सत्य से दूर मानता है, कहता कि जो कला होती है वो हमको भावनाओं में डाल देती है। अरस्तु क्या है? अरस्तु भाई कला का उपयोग, कहता कला उपयोगी है। अरस्तु भाई कहता कि कला जो है और जो साहित्य है वो भाई सत्य के पास है और भावनाओं को शुद्ध करती है। भाई अरस्तु का मानना कि जो कला होती है, जो साहित्य होता है, हमारी भावनाओं को शुद्ध करता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। समझ गए? अरस्तु जो है मेरे, अरस्तु का जो काव्य चिंतन है बहुत संतुलित है। अरस्तु भाई एक प्रकार से काव्य को महत्व देता है, कहता है भाई मेरे काव्य सही है, समाज के लिए सही है और यथार्थवादी है। अरस्तु भाई मेरे काव्य को समाज और मानव जीवन का उपयोग बताता है। भाई अरस्तु कहता भाई जो काव्य है, जो काव्य हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन के लिए भाई मेरे सबसे अच्छा है। अरस्तु को भाई मेरे पाश्चात्य काव्य लोचना का जनक कहा जाता है। कह सकते हो जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें अरस्तु को कह सकते भाई कविता कहानी उपन्यास का सबसे बड़ा नायक बताया जाता भाई किसको? अरस्तु को। क्योंकि भाई अरस्तु भाई मेरे कविता कहानी उपन्यास को एक प्रकार से अच्छा महत्व देता, बल्कि प्लेटो नहीं मानता था। अरे प्लेटो भाई कहता था कवियों को देश से बाहर निकाल दो यार, लेकिन प्लेटो का ही शिष्य अरस्तु है। अरस्तु भाई ऐसा नहीं है, अरस्तु को कह सकते भाई इसको कविता कहानी यानी उपन्यास का जनक माना जाता है, खास से विदेश में भाई मेरे यूनान में। ठीक है, तो भाई मेरे प्लेटो और अरस्तु का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। और जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? लॉन्गिनस का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लॉन्गिनस को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। लॉन्गिनस का भाई मेरे उद्गत का सिद्धांत क्या है,
इस बार एग्जाम में कैसा था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लोंग लोंगजाइनस या लोगिन्स, लोगनिन्स, लोगिन्स भी किसको कह सकते हैं हिंदी में, इसको लोगिन्स, इन लोगिन्स कह रखा है। दूसरा क्या है इंग्लिश में, लोंगजाइनस। ठीक है, तो देखिएगा लोंगजाइनस या लोगिन्स क्या है, देखिएगा लोगजाइनस या लोगिन्स कुछ भी कर ले भाई, इसका उद्गत की अवधारणा है। देखिएगा भूमिका के लिए भाई लोंगजाइनस जो है, लोंगजाइनस देखिएगा, लोंगजाइनस प्रथम शताब्दी का यूनान का भैया एक बहुत बड़ा आलोचक है। क्या है, यूनान का आदमी है, ये भी याद रखिएगा, सभी यूनान के हैं ज्यादातर। लोंगजाइनस या लोंगिन्स पर पहली शताब्दी का भाई मेरे यूनान का बहुत बड़ा आलोचक है। उसकी भाई मेरे किताब है उद्गत के विषय, भैया मेरे लोंगजाइनस ने या लोगिन्स ने कह सकते हो भाई मेरे किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, उद्गत। उद्गत का विषय किताब लिखे है जिसमें उसने कह सकते भाई पाश्चात्य काव्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती भाई साहित्य में। लोंगजाइनस या लोगिन्स ने काव्य को तर्क से नहीं प्रभाव से आंका है। भाई लोंगजाइनस क्या कहता है कि जो कविता कहानियां होती हैं ये तर्क से नहीं बल्कि प्रभाव की बात करता है, इसमें प्रभाव होना चाहिए। भाई लोंगजाइनस ने भाई एक सिद्धांत जिसका नाम है उद्गत। उद्गत क्या होता है, उद्गत का इसका सिद्धांत है, लोंगजाइनस या लोगिन्स कह लीजिए, लोंगनिस, इसका सिद्धांत क्या भाई मेरे, इसने उद्गत का सिद्धांत दिया। उद्गत क्या होता है, उद्गत क्या दिखा, उद्गत वह गुण है जो पाठक या श्रोता को बहुत, यानी उद्गत कथा भाई, उद्गत वह होता है जो ऐसी कविता कहानी भाई जो पढ़ने वालों को या सुनने वालों को क्या बहुत ज्यादा अचंभे में डाल देती हैं, भाव विभोर कर देती हैं, बहुत खुशी ला देती हैं। यही भाई इसका सिद्धांत है, उद्गत का सिद्धांत। भाई लोंगजाइनस कहता भाई मेरी जो कविता कहानियां होती है ना, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको सुनते हैं तो हमें भैया बहुत अचंभा होता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। ये क्या उद्गत सिद्धांत में लोंगजाइनस या लोगिन्स कह रहा है कि भाई यही उसका उद्गत का सिद्धांत है कि विस्मित कर देती हैं। भाई मेरी जो कविता कहानियां होती, जो काव्य होता है वो हमको विस्मित कर देता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अचंभे में डाल देता है, भाव विभोर कर देता भाई मेरे जो साहित्य होता है, जो काव्य होता है। लोंगजाइनस या ये कह रहा है कि लोंगजाइनस क्या कर रहा है कि इसने उद्गत के सिद्धांत बताया, जो कविताएं होती, जो काव्य होते भैया हमको विस्मित कर देते हैं, अचंभे में डाल देते हैं, ऐसा लगता है अरे ये कैसे हो गया। लोंगजाइनस भाई कह रहा है उद्गत के सिद्धांत में कविता कहानी जो काव्य होते हैं वो हमें भाव विभोर कर देते, बहुत खुश कर देते, बहुत खुशहाल कर देते हैं। भैया अगर आप कोई कविता कहानी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। यही तो लोंगजाइनस कर रहा है उद्गत के सिद्धांत में, आत्मा को ऊंचा उठा देता है। भाई क्या कर रहा है लोंगजाइनस, कह रहा है कि जो कविता कहानियां होती हैं वो हमारे आत्मा को ऊपर उठा देती हैं, व्यक्ति को बेहतर बना देती हैं। कौन, लोंगजाइनस अपने उद्गत सिद्धांत में कर रहा है। उद्गत की रचना यानी काव्य भैया आनंद नहीं बल्कि लोगों को अचंभे में डाल देता है और लोगों को एक प्रकार से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और हमारी आत्मा को ऊंचा कौन उठाता भाई मेरे, काव्य उठाता, कविता कहानी उपन्यास, ये हमारे आत्मा को ऊंचा उठा देते हैं। उद्गत की मुख्य विशेषता क्या है भाई, उद्गत में लोंगजाइनस का सिद्धांत, भाई उद्गत का सिद्धांत देखिएगा भाई उद्गत के सिद्धांत में लोंगजाइनस कहता है जो कविताएं होती, जो काव्य होता है इसमें असाधारण प्रभाव है। कविता कहानी पढ़ने से भाई व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका विचार बदलता। भाई हम लोग जब कोई कविता कहानी उपन्यास पढ़ते तो भैया हमारी सोच बदल जाती है। भैया जो बहुत निर्दयी आदमी है वो भी दयालु आदमी बन जाता है, ऐसा काव्य में और ऐसा कविता कहानियों का प्रभाव है। ये उद्गत के सिद्धांत में कहता है। आत्मा का उन्नयन, भाई मेरे कविता कहानी पढ़ने से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। उद्गत के सिद्धांत में लोंगजाइनस से कह रहा है। भावनात्मक तीव्रता, भाई मेरे जब हम लोग काव्य पढ़ते तो हमारी भावनाओं में, हमारे मन में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा आ जाता भाई मेरे काव्य को पढ़ने से। कविता कहानी उपन्यास जो होता भाई मेरे वो हमको बहुत ज्यादा भावुक कर देता है, बहुत ज्यादा भैया इमोशनल कर देता है। लोंगजाइनस कह सकते हो अपने उद्गत के सिद्धांत में प्रमुख विशेषता में बता रहा है। भाई लोंगजाइनस कहता है कि एक प्रकार का जो काव्य है वो एक प्रकार का अस्थाई भाव है जो हमको आनंद देता है, जो हमको खुशी देता है, जो हमको हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है, जो हमको भाई मेरे बहुत ज्यादा भावुक और इमोशनल कर देता है, यही काव्य है। और उद्गत के सिद्धांत में भाई कह सकते हैं लोंगिन्स या लोंगजाइनस यही बात को कह रहा है। उद्गत के कौन कौन से आयाम है, उद्गत के भाई मेरे विभिन्न स्रोत और इसके कौन कौन से आयाम है देखिएगा।
लोंगजाइनस ने उद्गत के 5 स्रोत बताए हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा भाई, लोंगजाइनस भाई उद्गत के सिद्धांत में सबसे पहले कहता है अंतरंग तत्व, ये कवियों की आत्मा और मानसिक शांति से जुड़ा है। भाई लोंगजाइनस कहता कि जो कविताएं होती, कहानियां होती हैं, ये कवियों की आत्मा से और उनके मन से जुड़ी होती हैं। जो भाई मेरे कोई भी कवि कविता कहानी लिखता है तो भाई कविताएं कहानियां जो होती है उसके मन से जुड़ी होती हैं, ठीक है। महान व्यक्तियों के विचार होते हैं भाई, जो कवि होते हैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, बहुत विद्वान लोग होते हैं, उनमें बहुत बड़ा चिंतन होता है। साधारण व्यक्ति कवि नहीं बन सकता है, बहुत खास व्यक्ति कवि और उपन्यास साहित्यकार बनते हैं। कवियों की जो आत्मा होती, जो मानसिक शक्ति होती, बहुत बड़ी शक्ति होती। ये कौन कर भाई, लोंगजाइनस में अपने उद्गत के सिद्धांत में कह रहा है। तीव्रता और सच्ची भावना, भाई मेरे जो कवि होता है उसकी झूठी भावना नहीं होती है, उसकी भावना बिल्कुल सच्ची होती है। कवि होता भाई उसकी आत्मा पवित्र है, लोंगजाइनस अपने उद्गत के सिद्धांत में कह रहा है। उद्गत के सिद्धांत में भाई मेरे लोंगजाइनस कह रहे हैं कि जो कवि होते हैं उनमें भैया मेरे सच्ची भावना, रियल फील है, काल्पनिक नहीं, झूठे नहीं है। लोंगजाइनस अपने सिद्धांत में, उद्गत के सिद्धांत में यही करें, जो कवि होते हैं उनकी भैया आत्मा, उनकी भावना सच्ची है भैया, फेक आदमी नहीं है, रियल आदमी है भाई मेरे, सच्ची बातें कर रहा है, अपने दिल से बातें कर रहा। कवि भैया मेरे दिल से बातें करते हैं और बहुत ज्यादा भावुक लोग हैं। ये लोंगजाइनस अपने उद्गत के सिद्धांत में कह रहा है, ठीक है। बाह्य तत्व क्या बताता है, देखो कवि भाई मेरे बहुत ज्यादा यानी कलात्मक भावना, यानी कवि बहुत बड़ा कलाकार होता भाई मेरे। कवि बनना, कलाकार बनना छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा कलाकार होता है। कवि में भाई अलंकार का प्रयोग करता, भाई जो कवि होते हैं अपनी बात को रखने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। क्या भाई मेरे जो कवि होते हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपनी, जैसे कोई कवि भाई वीर रस की कविता लिख रहा है, प्रेम रस की कविता लिख रहा है, तो भाई कवि अपनी बात में अपनी कविता कहानी भाई जब लिखता है तो अलंकारों का प्रयोग करता है, और सही अलंकारों का प्रयोग करता है। जैसे समय होता है, जैसे सिचुएशन होती भाई मेरे, कवि उसी प्रकार की कविता, उसी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। कवि की भाई मेरे जो भाषा होती बहुत अच्छी होती है। भाई मेरे उद्गत के सिद्धांत में लोंगजाइनस कह रहा है कि जो कवि होते हैं, कवियों की भाषा बहुत अच्छी होती, गरिमामयी भाषा है, वो हमेशा अपनी लाइन में, बाउंड्री में रह करके बातें करते हैं। और कवियों के भाई मेरे जो शब्द होते हैं, इनका प्रभाव हमारे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा पड़ता है। लोंगजाइनस भाई मेरे अपने उद्गत के सिद्धांत में से कह रहा है कि जो कवि होते हैं उनकी भाषा भाई मेरे बहुत अच्छी होती है, वो भाई मेरे शब्दों का चयन बहुत अच्छे करते हैं और बहुत अच्छे से बातें करते हैं। लोंगजाइनस कह सकते हैं अपने उद्गत के सिद्धांत में कह रहा है। वाक्य विन्यास के गरिमा, भाई मेरे जो कवि होते हैं भाई मेरे वो बहुत ज्यादा लय में, भाव के साथ अपनी कविताओं को लिखते हैं, कहानी को लिखते हैं, उपन्यास को लिखते हैं, और उनकी जो उनमें वीर रस का भी भाव होता है, वो प्रेम रस में भी डूबे होते हैं। भाई ये लोंगजाइनस अपने उद्गत के सिद्धांत में बता रहा है। यानी जो कवि होते हैं वो अभ्यास भी करते हैं, उनमें कला बहुत है, वो सृजन करते, कविता कहानियों को, बहुत भावुक लोग होते हैं कविता कहानी भाई जो लिखते हैं अपने उद्गत के सिद्धांत में। भाई मेरे लोंगजाइनस इस बात को कह रहा है। अगला देखिएगा, विरोधी तत्व क्या हुआ। लोगनिन्स ने बताया है कि भाई मेरे उसका कुछ विरोध भी करता है, जिसे कृत्रिमता। भाई कहता भाई मेरे जो कवि होते कई बार कभी कभी भैया बनावटी बातें भी कर देता, काल्पनिक बातें भी करते हैं। ये कौन कहता है, लोगिन्स उद्गत के सिद्धांत में कहता है जो कवि होते हैं ये कभी कभी भाई मेरे बनावटी भाषा, बनावटी बातें भी करता है, ऐसा भी मानता है। और भाई लोगिन्स या लोंगजाइनस का मानना उद्गत के सिद्धांत में भाई मेरे जो कवि होता है ये भैया कभी कभी बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बढ़ा चढ़ा के भी बातें भाई मेरे कवि जो होते हैं अपनी बातों को कहते हैं। लोगिन्स भाई मेरे अपने उद्गत के सिद्धांत में यह कह रहा है कि भाई जो कवि होते कभी कभी ये झूठी बातें भी कर देता है, और कभी कभी भाई मेरे क्या है, अतिशोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ा के भी कहते हैं। शब्द भंडार, भाई लोंगजाइनस या कह सकते हैं लोगिन्स क्या कह रहा है कि जो कवि होते हैं इनके पास भाई मेरे शब्द बहुत होते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शब्दों से छेड़छाड़ बहुत करते हैं। भाई लोगिन्स कह सकते हैं अपने उद्गत के सिद्धांत में कहता है भाई जो कवि होते हैं ये बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, और भाई मेरे अपने ये बातों को बढ़ा चढ़ा के कहता है, और कई बार काल्पनिक बातें भी करता है और बातें बना बना के भी कहते हैं। अपने उद्गत के सिद्धांत में कह सकते भाई लोंगजाइनस या लोगिन्स इस बात को कह रहा है, ठीक है। उद्गत और अलंकारों का संबंध, भाई लोंगजाइनस कहता है कि जो कवि होते हैं अलंकारों का प्रयोग करते हैं और अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भाई बढ़ा चढ़ा के बातें कहना नहीं है, बल्कि उनमें बहुत अच्छा भाव होता है और बहुत अच्छे हैं। भाई लोगिन्स की काव्य आलोचना की विशेषता क्या है,
भाई लोगिन्स भाई मेरे काव्यों को क्या मानता है? ये मनोवैज्ञानिक मानता है। जो कविता कहानी होती है भाई एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक होती है। कवियों के भाव मेरे भाई मेरे बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भावुकता फीलिंग फीलिंग होती है। और भाई जो काव्य होते हैं हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाते हैं और हमको बहुत बेहतर बनाते हैं। लोगिन्स लोगिन्स या लोगजानिस कह लीजिए भाई मेरे उद्दत के सिद्धांत में ऐसी बातें करता है। और भाई मेरे इसका उद्दत का जो सिद्धांत है ये आपके एग्जाम में भाई मेरे 100% आएगा, याद रखिएगा। लोगिन्स के उद्दत का सिद्धांत काव्य की आत्मा को ऊंचाई से जोड़ता है। भाई लोगिन्स कहता भाई मेरे कि जो कविताएं होती हैं वो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाती हैं, ठीक है। और हमें बेहतर मनुष्य कौन बनता भाई? जो कविता कहानी उपन्यास होते व्यक्ति को बेहतर बनाने में भाई इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। अरे भाई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाना। देखिएगा अगला जो भाई हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। और भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य का चिंतन बताओ। इसको बात देखेंगे भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य चिंतन के। देखिएगा भूमिका क्या लिखोगे भाई मेरे? जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये भाई मेरे 1770 से लेकर के 1850 तक है और अंग्रेजी अभी अंग्रेज है, याद रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है मेरे एक अंग्रेजी साहित्यकार है। कौन है भाई? अंग्रेज है, अंग्रेजी साहित्यकार है भाई। नाम ही इसका विलियम है तो समझ गए विलियम वर्ड्सवर्थ भाई अंग्रेज है। अभी तो यूनान के बहुत पुराने पुराने लोग आ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा अलग आदमी आया। अगला विलियम वर्ड्सवर्थ भाई कौन है? ये अंग्रेजी साहित्यकार है जो भाई मेरे स्वच्छंदवादी आंदोलन से जुड़ा था। और भाई एक भाई क्या है, बहुत बड़ा कवि है और साहित्य सिद्धांतकार है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो भाई एक खुद कवि है और अंग्रेजी भाषा का कवि है, अंग्रेजी साहित्यकार है भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ। और यह कवि है, ठीक है। और इसकी भाई मेरे किताब है, ठीक है। इसने किताब लिखी है, ठीक है, 1800 में, ठीक है। लिरिक्स बेडार्स 1880 में लिखी थी। और उसकी भूमिका में आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं। भाई विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये एक अंग्रेजी कवि है या सिद्धांतकार है, जो एक अंग्रेजी साहित्यकार है। इसने भाई मेरे किताब लिखी है, ठीक है, लिरिक्स, ठीक है। लिरिक्स वाली जो किताब लिख रखी इसमें इसने कह सकते कि आधुनिक जो काव्य हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ जो है भाई मेरे इसने कविता को जनजीवन प्रकृति और भावना से जोड़ा है। कह सकते भाई मेरे जो वर्ड्सवर्थ है इसने जो कविता है, अगर एक कवि है ना तो भाई वर्ड्सवर्थ जो है एक कविताओं को बोलता कि जो कविताएं होती हैं वो हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। कविता भाई मेरे प्रकृति, झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़ से जुड़ी होती हैं। और जो कविता होती भाई मेरे वो यानी मानव की भावनाओं से भी जुड़ी होती हैं। ये भाई मेरे वर्ड्सवर्थ का मानना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने भाई स्वच्छंदतावाद की बात की है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ भाई मेरे के स्वच्छंदतावाद क्या देखिएगा? स्वच्छंदतावाद वह कविता है जो कल्पना और भावनाओं को प्रधानता देती है। भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कहता भाई जब हम लोग कोई कविता लिखते हैं तो उसमें भाई मेरे हमारी भावनाएं होती हैं और थोड़ा बहुत कल्पना होती, सोच विचार करके बना बना के भी लिख देते हैं। तो भाई विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसने स्वच्छंदतावाद की बात की है कि भाई मेरी जो कविता होती है, जो काव्य होते हैं, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है भाई जो कविताएं होती हैं उसमें स्वच्छंदतावाद होता है। यानी कवि जो होता है भाई मेरे वो अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी फीलिंग के साथ साथ अपनी कल्पना को जोड़ करके कविता लिख देता है। भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ भाई मेरे स्वच्छंदतावाद में कहता है कि जो कविता होती है, कविता भाई प्रकृति के आधार पर, जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इनको देख करके कविता लिखी जाती है। कविता में भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है भाई जो कोई कवि होता जो कविता लिखता है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो कवि होता है उसकी भावनाएं भी कविताओं में होती हैं। ये भाई मेरे किसका मानना है? विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना स्वच्छंदतावाद में। देखिए वर्ड्सवर्थ का भाई स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? भाई मेरे वर्ड्सवर्थ जो है ये स्वच्छंदतावाद की बात करता है। ये कहता भाई प्रकृति प्रेम करो। भाई विलियम वर्ड्सवर्थ कहता भाई हम लोगों को अपनी प्रकृति से, झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इनसे प्रेम करना चाहिए। भाई मेरे हमें अपने गुरुओं से, हमें अपनी माता से प्रेम करना चाहिए। भाई मेरे हम लोगों को अपनी प्रकृति से, जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इनसे प्रेम करना चाहिए। ये भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद में कहता है।
हमें अपनी भावनाओं की प्रधानता की बात करता है। भाई हम लोगों को अपनी भावनाओं से भावुक होकर के सोचना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा तर्क लगा करके, बुद्धि नहीं, बल्कि हमें बहुत ज्यादा भावनाओं के साथ किसी भी चीज को फील के साथ समझना चाहिए। भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि सामान्य जीवन, भाई विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो कविताएं होती हैं वो सामान्य जीवन पर, जो गांव के लोगों का जीवन है, जो साधारण मनुष्य का जीवन है, उसके अनुभव के आधार पर ही भाई मेरे कविता कहानी लिखी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। भाई मेरे विलियम जो वर्ड्सवर्थ है मानता है कि जो कविता होती है, जो कहानियां होती है, वो सामान्य लोगों पर लिखी जाती, सामान्य जीवन पर लिखी जाती हैं। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना भाई जो कविता होती है वो भाई ग्रामीण जीवन, जो गांव के लोगों का जीवन होता है, जो साधारण सिंपल मनुष्य का जीवन होता है, उसी के आधार पर भाई मेरे कविताएं लिखी जाती है। कल्पना का महत्व, भाई विलियम वर्ड्सवर्थ कहता भाई कविताओं में कल्पना का बड़ा महत्व, क्योंकि जो कवि होता भाई मेरे वो कल्पना के सहारे, कल्पना बना करके यानी सोच सोच करके कविता को लिखता है। यानी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना कि भाई उसमें कल्पना बहुत होती है, यानी जिसको बोलते हैं भाई हम लोग फैंटेसी। तो भाई विलियम वर्ड्सवर्थ मानता है कि जो कविताएं होती है इसमें भाई कल्पना होती है। कल्पना को हम लोग बोलते हैं भाई फैंटेसी, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ ले भाई फैंटेसी क्या है, तो फैंटेसी का मतलब भाई जो कवि बहुत ज्यादा काल्पनिक यानी सोच करके, इमेजिनेशन करके कविता लिखता है, उसको बोलते हैं फैंटेसी। तो भाई विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये मानता है कि जो कविता होती है काल्पनिक होती हैं और कविताओं में कभी कभी कल्पना भी डाल दी जाती है। और भाई विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है भाई मेरे जो भी कविता है वो मनुष्य और उसके भाव से जुड़ी हुई है। भाई कविता हमको इंसानियत सिखाती है, मानवतावाद सिखाती है। ये भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। विलियम वर्ड्सवर्थ मानता भाई मेरी जो कविताएं होती हैं वो हमको इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, करुणा, प्रेम, ये कौन सिखाता भाई मेरे, हमको कविताएं सिखाती हैं। ऐसा भाई मानना है विलियम वर्ड्सवर्थ का, याद रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ मानता भाई जो कविता होती है वो हमको इंसानियत, मानवता कौन सिखाता है भाई मेरे, कविताएं सिखाती है। शास्त्रीयतावाद और वर्ड्स क्या है भाई, शास्त्रीयतावाद पर भाई विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या मानना। शास्त्रीयतावाद क्या देखिएगा, शास्त्रीयवाद क्या देखिएगा। शास्त्रीयवाद मतलब होता है भाई मेरे कि जब हम किसी कविता कहानी को नियमों के अनुसार, तर्क के अनुसार, साहित्य के अनुसार जब भाई कभी किसी कविता कहानी को लिखा जाता है उसी को भाई बोला जाता है शास्त्रीयवाद। क्या बोला भाई मेरे कि जब किसी कविता कहानी को, क्या बोला, जब किसी कविता कहानी को नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार, तर्क और परंपरा के अनुसार भाई मेरे जब किसी कविता को कहानी को लिखते हैं तब भाई मेरे उसे हम बोलते हैं शास्त्रीयतावाद। ठीक है। भाई मेरे जब हम किसी कविता में अलंकारों का प्रयोग करके किसी कविता कहानी को लिखा जाता है, कविता को लिखा जाता है, जब भाई किसी कविता को अलंकारों के साथ, जैसे अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, जब अलंकारों का प्रयोग करके किसी कविता को लिखा जाता है उसी को भाई मेरे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है भाई मेरे शास्त्रीयतावाद। जब कभी अलंकारों का प्रयोग करके। भाई विलियम वर्ड्सवर्थ का शास्त्रीयतावाद का विरोध क्या है, भाई विलियम वर्ड्सवर्थ ने भाई शास्त्रीयतावाद का विरोध किया है। क्यों किया है, क्योंकि भाई वर्ड्सवर्थ का मानना था कि भावना प्रधान होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या मानता था कि भाई मेरे भावना प्रधान होती है, सहज भाषा का भाई हमें प्रयोग करके कविता लिखनी चाहिए और हमें सामान्य लोगों के लिए कविता कहानी लिखनी चाहिए। और कभी भाई मेरे स्वतंत्र होकर के कविता कहानी को लिखता है। इस शास्त्रीयतावाद पर भाई विलियम वर्ड्सवर्थ का विचार है। विलियम जो वर्ड्सवर्थ था भाई मेरे इस शास्त्रीय परंपरा को तोड़ करके नई परंपरा को लाना चाहता है। भाई विलियम वर्ड्सवर्थ का माना कि जो पुराने रीति रिवाज पर भाई मेरी जो कविताएं लिखी जाती हैं उनको बदल करके नए तरीकों से भाई मेरे कविता कहानी लिखनी चाहिए। काव्य भाषा पर, भाई काव्य भाषा की बात करेंगे। भाई मेरे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इसकी कविता की भाषा क्या है देखिएगा। कविता, भाई विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है भाई मेरे कि कविता वह सहज भाव है जो हमें शांत के क्षणों में स्मरण कराता है। साधारण मनुष्य के सामान्य भाषा ही कविता है। भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है भाई काव्य वही है जो सामान्य, जिस काव्य में, जिस कविता में सामान्य मनुष्य के बारे में बात की जाती है वही काव्य है। ऐसा कौन मानता है, ऐसा भाई मानता विलियम वर्ड्सवर्थ। जो शांत के क्षणों में हमको अचंभे में डाल देता है, जो साधारण मनुष्य की सामान्य भाषा में लिखा जाता है, यही होता भाई मेरे काव्य। यही होती भाई काव्य की भाषा। किसका मानना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। काव्य भाषा की विशेषता क्या होती है, तो काव्य भाषा की विशेषता भाई विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि जो कविता होती है ये सामान्य लोगों के बारे में बात करती है। कविता में भाई मेरे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है।
कविता जो होती है भाई मेरे उसमें बहुत ज्यादा सरल भाषा में, स्वाभाविक भाषा में लिखा जाता है। कविता जो होती है भाई मेरे उसमें बहुत ज्यादा बना करके और अलंकारों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ भाई मेरे कहता है कि जब भी हम कविता लिखें तो रियल में लिखें, सच लिखें, और उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, ऐसा भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। वैयक्तिकता की अवधारणा क्या है, यानी कह सकते विलियम वर्ड्सवर्थ ने भाई मेरे व्यक्तिकता की अवधारणा दिया है। व्यक्तिकता क्या है, किसी भी काव्य में कवि के जो व्यक्तिगत विचार हैं, जो निजी विचार हैं, भाई मेरे कोई भी कवि अपनी कविता में या काव्य में जो अपनी निजी बातें बताता, अपने निजी अनुभव बताता, अपनी निजी भाव बताता है, इसी को भाई बोलते हैं वैयक्तिकता। वैयक्तिकता क्या है कि भाई मेरे जब कोई कवि अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में अपने बारे में, अपने निजी अनुभव बताता, अपनी निजी बातें बताता, अपने पर्सनल जीवन पर क्या बीता उस दुख सुख को बताता है, इसी को भाई बोलते हैं वैयक्तिकता। भाई वर्ड्सवर्थ का व्यक्तिकता की विशेषता क्या है, भाई वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो कवि भाई मेरे व्यक्तिकता, यानी कोई भी कवि जब अपनी कविता में अपने बारे में बताता है तो कवि स्वयं कविता का केंद्र हो जाता है। भाई मेरे ऐसी कोई कविता हो जिसमें कवि स्वयं अपने बारे में लिखेगा तो भाई कवि भाई मेरे कवि जो है कविता के केंद्र में आ जाएगा। आत्मा की अभिव्यक्ति, भाई कहता कि जब कोई कवि अपने बारे में किसी कविता में लिखता है, इसका मतलब क्या कि कवि भाई मेरे बाहरी चीजों को बता रहा है। भावनात्मक ऊंचाई, भाई विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि कोई कवि जब अपनी कविता में अपने बारे में लिखता है, यह भाई मेरे सबसे बढ़िया कविता होती है। ये बनावटी नहीं होती है बल्कि रियल होती है। जब कोई कवि भाई मेरे अपनी कविता में अपने बारे में, अपने भाव के बारे में, अपने विचार के बारे में लिखता है तो यह भाई मेरे कोई काल्पनिक कविता नहीं होती है, ये सत्य पर आधारित कविता हो जाती है, और बल्कि ये सबसे अच्छी कविता मानता है। विलियम वर्ड्सवर्थ भाई मेरे कविता को आत्मा की अनुभूति मानता है। तो भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के स्वच्छंदतावाद पर या विलियम वर्ड्सवर्थ भाई व्यक्तिकतावाद की क्या बातें करता है। भाई मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो जो मैं बता रहा हूं भाई मेरे यही एग्जाम में आपको लिख करके आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला हमारा भाई मेरे क्वेश्चन क्या रहेगा, कोलरिज के बारे में हम लोग बात करें। भाई कोलरिज, और इसका भाई पूरा नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज। तो आपकी बुक में ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा कोलरिज करके लिखा रहेगा, कोलरिज, तो आपको याद रखना कोलरिज। भाई मेरे कोलरिज का काव्य चिंतन क्या है, या कोलरिज भाई मेरे काव्य पर क्या कहता है, इसकी बात करेंगे। और कोलरिज को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। कोलरिज नाम याद रखिएगा, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, क्वेश्चन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो देखिएगा कोलरिज का भाई मेरे काव्य चिंतन बताइए। तो देखिएगा भाई भूमिका सबसे पहले क्या लिखेंगे कोलरिज की, देखो भाई सैमुअल टेलर कोलरिज इसका पूरा नाम है। एग्जाम में भाई मेरे सिर्फ कोलरिज बोलेगा, कोलरिज याद रखिएगा। कोलरिज भाई मेरे क्या है, 1772 से लेकर के 1834 तक इसका समय माना जाता है। और कोलरिज कौन है भाई, यह भी एक अंग्रेज है, यह भी एक अंग्रेज कवि साहित्यकार भाई कोलरिज। कोलरिज भी भाई मेरे स्वच्छंदवादी आंदोलन का एक कवि है। भाई कोलरिज भी क्या है, वर्ड्सवर्थ की तरह यह भी एक प्रकार का कवि है, यह भी एक प्रकार का प्रमुख विचारक, कवि और आलोचक है। इसकी भाई एक किताब है, इसने भाई एक किताब लिख रखी है जिसमें कह सकते इसने अपने सभी सिद्धांतों को दिया। किसने भाई, कोलरिज ने भैया जिस किताब को लिखा उस किताब में कह सकते इसने अपने सभी सिद्धांतों को दिया है। किसने भाई, कोलरिज ने। जहां वर्ड्सवर्थ कविता को भावना और सहजता पर बल देता है, भाई वर्ड्सवर्थ जो था कविता को भावना कहता है, भाई कविता भावना के आधार पर लिखी जाती है और कविता में प्रकृति वकृति थी, ये वर्ड्सवर्थ कहता है। लेकिन भाई जो कोलरिज है, कोलरिज भाई कविता को काल्पनिक मानता है। वो कहता है भाई कविता में सिर्फ कल्पना होती, फैंटेसी, कहता है कविता भाई इमेजिनेशन करके, सोच करके भाई मेरे कविता को लिखा जाता है। कविता भाई मेरे काल्पनिक होती है, ऐसा कोलरिज का मानना है, यानी फैंटेसी की बात करता है। कोलरिज भाई मेरे कहता कि जो कविता होती है इसमें बहुत ज्यादा गहराई होती है। कोलरिज का मानना है कि जो काव्य होता है उसमें बहुत ज्यादा दार्शनिक गहराई होती है, ऐसा कोलरिज का मानना है। कोलरिज भाई मेरे कविताओं को या काव्य को बहुत गहरा चिंतन मानता कोलरिज। देखिएगा कोलरिज का भाई मेरे स्वच्छंदवाद क्या है, देखिए कोलरिज कौन है। कोलरिज का मानना जो स्वच्छंदतावाद पर, कोलरिज कहता है जो कविता होती है उसमें बहुत ज्यादा रहस्य होता है। कविता जो होती है भाई मेरे वो रहस्य होता है, उसमें अलौकिकता होती है। कविता भाई मेरे कल्पना, भाई कविताएं जो भी लिखी जाती है वो ज्यादातर काल्पनिक होती है, उसमें कल्पना का तत्व ज्यादा है। कल्पना यानी फैंटेसी, यानी कविताओं को बहुत ज्यादा काल्पनिक आधार पर सोच विचार करके भाई मेरे कवि लिखता है,
ऐसा कोलरिज का मानना है। कोलरिज भाई मेरे कविता को दर्शन और कविता का समन्वय मानता है। कोलरिज का मानना कि भाई मेरे जो कविता होती है उसमें दर्शन भी होता है और कवि भाई मेरे कल्पना के आधार पर अपनी दार्शनिक बातें कहता है, यही कविता है, ऐसा मानना भाई मेरे कोलरिज का है। सैमुअल टेलर कोलरिज मानता है भाई मेरे जो कविता होती है वो केवल और केवल कल्पना करके, इमेजिनेशन करके, सोच करके, कोई आदमी भाई मेरे जैसे सोचता है उसी प्रकार के वो उस कविता को लिख देता है, ऐसा कोलरिज का मानना है। देखेगा कोलरिज का स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या, देखेगा कोलरिज क्या है भाई मेरे, जो कोलरिज है कल्पना की प्रधानता को मानता है। भाई मेरे कोलरिज कहता है जो कविता है, कविता में भाई कोई सृजन शक्ति जन्म लेती। भाई कोलरिज कहता कि जो कविता होती है उसको भाई लिखा जाता है, उसमें सृजना होता है, कल्पना की प्रधानता भाई मेरे कविताओं में खूब ज्यादा काल्पनिक होती, इमेजिनेशन करके, सोच करके कविता लिखी जाती भाई मेरे, ऐसा कोलरिज का मानना है। दूसरा रहस्य, भाई कोलरिज मानता कि कविताओं में बहुत प्रकार का रहस्य होता है, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, इस प्रकार की चीजें भाई कविताओं में होती है, ऐसा कोलरिज का मानना है। किसका मानना भाई मेरे, कोलरिज का मानना है। कोलरिज कहता भाई मेरी जो कविता होती है इसमें रहस्य होता है, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, ऐसा भाई मेरे कोलरिज का मानना है। भाई मेरे कोलरिज कहता कि जो कविता होती है उसमें सत्य होता, आंतरिक सत्य होता है। भाई कोलरिज का मानना जो कविता होती है उसमें आंतरिक सत्य है, अंदर की सच्चाई होती है। भाई कोलरिज कहता भाई जो कविता होता है उसमें बाहरी सत्य नहीं बल्कि आंतरिक सत्य है, हमारा मानसिक यथार्थ भाई कविताओं में होता है, ऐसा कोलरिज का मानना है। भाई कोलरिज कहता भाई जो कविता होती है इसमें दार्शनिकता, इसमें फिलोसफी होती है। भाई मेरे कोलरिज कहता है भाई मेरे जो कविता होती है यानी जो काव्य होते, कविता कहानी निबंध होते हैं, उसमें भाई मेरे हमारे विचार होते हैं, हमारी सोच होती है। कोलरिज कहता भाई मेरे जो कविताएं होती हैं उसमें हमारा विचार होता है, कवि का विचार होता है, कवि क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ये सारे विचार भाई उसकी कविता में होते हैं। कविताएं जो होती है एक प्रकार की फिलोसफिकल होती है, दार्शनिक होती है, ऐसा कोलरिज का मानना है। कोलरिज का भाई मेरे काव्य भाषा पर क्या क्या विचार है, क्या पढ़ोगे? कोलरिज का भाई मेरे काव्य भाषा पर या कविता की भाषा पर भाई मेरे उसका क्या विचार है, तो देखेगा वर्ड्सवर्थ से मतभेद है। भाई कोलरिज भाई मेरे वर्ड्सवर्थ को नहीं मानता है। कोलरिज भाई मेरे कहता कि जो वर्ड्सवर्थ कहता था कि कविता जन की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा है, भाई मेरे कोलरिज ऐसा नहीं मानता है। कोलरिज इसका छोटा सा समर्थन करता है पर पूर्ण रूप से नहीं। भाई कोलरिज भाई मेरे वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल अलग बात करता है। भाई मेरे कोलरिज का मानना है कि भाई मेरे कोलरिज कहता है जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला कि भाई कविता आम लोगों की भाषा है, जन की भाषा है, लेकिन भाई कोलरिज ऐसा नहीं मानता है। कोलरिज भाई मेरे क्या मानता है, भाई मेरे कोलरिज का मानना कि जो कविता है, जो कविता की भाषा है वो गद्य की भाषा से अंतर होता है। भाई कविता की भाषा में भाई बहुत अंतर है। कविता क्या होती है भाई, कविता लय में लिखी जाती है, कविता यानी ऐसी लिखी जिसको हम गा सकते हैं, लय के साथ गा सकते हैं, भाई कविता ऐसी होती है। कविता का भाई मेरे सृजन किया जाता है, कविता को बहुत दिमाग लगा करके लिखा जाता है, कविता का सृजन किया जाता है, ऐसा कोलरिज का मानना है। भाई कोलरिज कहता है जो कविता होती, कविता में कोई न कोई विषय होता है, कविता में विषय होते हैं, कविता में भाई मेरे कवि का भाव होता है, कवि के अंदर मन की भावना भाई कविता में होती है, ऐसा भाई मेरे कोलरिज का मानना है। कोलरिज भाई मेरे कहता है कि जो कविताएं होती हैं बहुत ज्यादा भाषा को ना अत्यधिक साधारण होनी चाहिए। भाई कोलरिज कहता कि जो भी कविता लिखी जाती है उसमें काल्पनिक भाषा नहीं बल्कि भाई मेरे कवि की मन की भाषा भाई मेरे कविता में होती है। भाई कोलरिज की भाई कल्पना संबंधी विचार क्या है, भाई कोलरिज क्या कहता है, कोलरिज मानता भाई मेरे जो कल्पना है, कल्पना केवल नकल नहीं बल्कि सृजन शक्ति है। भाई कोलरिज कहता कि कोई कवि भाई जो काल्पनिक इमेजिनेशन करके किसी कविता को लिखता है ये बहुत बड़ी चीज है, बल्कि यह सृजन शक्ति है। किसका मानना भाई, कोलरिज का मानना है। तो भाई मेरे कोलरिज कहता कि भाई मेरे जो कवि कल्पना करके लिखता है या कोई नकल नहीं करता है बल्कि उसकी खुद की चीज है, वही सृजन शक्ति है, वही सबसे बड़ी चीज है। किसका मन भाई, कोलरिज का ऐसा मानना है। कल्पना के प्रकार क्या, भाई कोलरिज कल्पना के कितने प्रकार बताता है, तो भाई पहला क्या मानता भाई, कोलरिज कहता है जो व्यक्ति कल्पना करता है ईश्वर भाई मेरे भगवान ने जिसमें शक्ति दे रखी वही कल्पना कर सकता, भाई मेरे सब कल्पना भी नहीं कर सकते, हर कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसा भाई मेरे कोलरिज का मानना है। क्या मानता है कोलरिज का भैया, क्या मानना कि हर कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है, जिसके अंदर भाई भगवान ने स्पेशल पावर दी है वही कल्पना कर सकता है, वही कल्पना कर सकता है। सभी मनुष्यों में समान रूप से भाई हर मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है,
केवल कवि भाई मेरे कल्पना कर सकता है, ऐसा कोलरिज का मानना है। यथार्थ को भाई मेरे अगर कोई व्यक्ति कल्पना करता है तो सच्चाई को समझ करके ही कल्पना की जा सकती है, ऐसा कोलरिज का मानना है। भाई द्वितीय कल्पना क्या है? भाई कोलरिज क्या कहता है? भाई कोलरिज कहता है कवि और जो कलाकार होते हैं इसमें इनमें कल्पना की शक्ति होती है, और कल्पना करके भाई मेरे ये लोग अपनी कविता को लिखते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है, कोई सामान्य बात नहीं है। भाई कोलरिज क्या है? कोलरिज भाई मेरे कहता है यथार्थ को तोड़ करके, भाई कहते हैं कोलरिज कहता कि जो कवि होता है वो सच्चाई से हट करके नई चीज को लिखने का प्रयास भैया कौन करता है? कवि करता है। भाई कोलरिज का मानना है भाई मेरे जो कवि होता है वो सच्चाई को हटा करके यानी यथार्थ से हट करके दोबारा चीजों को लिखने का प्रयास भैया कौन करता है? कवि करता है, ऐसा भाई मेरे कोलरिज का मानना है। किसका मानना? कोलरिज का मानना है। द्वितीय क्या है? भाई कविता की, भाई कोलरिज कहता कविता आत्मा है। कविता को आत्मा किसने बताया? भाई कोलरिज ने बताया। कहता भाई कविता जो है एक प्रकार के कवि की मन की आत्मा है, कोलरिज कहता है। भाई कोलरिज भाई फैंटेसी की बातें करता है। भाई कोलरिज कहता कि जो कविता होती है इसमें बहुत ज्यादा फैंसी होती, फैंसी बोलो या फैंटेसी? फैंसी क्या है? या फैंसी फैंटेसी एक ही वर्ड है, फैंसी बोले पेपर में चाहे फैंटेसी। तो भाई कोलरिज कहता कि भाई कविता जो होती है सोच करके याद करके चीजों को लिखा जाता है, जो हमारी घटनाएं घट चुकी हैं हम उनको स्मृति के आधार पर याद करके भाई कविता लिखते हैं। भाई मेरे कोलरिज कहता है जो कविता होती है बहुत ज्यादा यांत्रिक होती है, ठीक है, हम सोच विचार करके चीजों को तुक बैठा कर भाई कविता लिखते हैं। कविता भाई वास्तविक सृजना नहीं है। भाई मेरे कोलरिज कहता कि जो लोग केवल कल्पना करके और इमेजिनेशन करके कविता लिखते हैं वो सही नहीं है। भाई कविता तो वही है जिसमें कल्पना भी और फैंटेसी है। भैया कोलरिज कहता कि कल्पना और फैंटेसी में अंतर है। किस कौन कहता? कोलरिज कहता है। भाई कल्पना क्या है कि भाई आपने कुछ सोचा और अपने कविता लिख दी, लेकिन जो फैंटेसी है या भाई मेरे हमारी यांत्रिक चेतना से जुड़ी है। फैंटेसी चीजों को याद करके भाई मेरे जब हम पुरानी चीजों को याद करके कविता लिखते हैं ये फैंटेसी होती। कल्पना क्या है कि भाई आपने कोई चीज को सोचा, आपने अपने दिमाग में कोई बात लाई और अपने कविता लिख दी, एक काल्पनिक कविता है। फैंटेसी क्या है कि भाई मेरे आप अपने जीवन की जो आपके जीवन में जो पुरानी घटना घट चुकी है उसको याद करके लिख दें, यह भैया फैंटेसी है। तो कल्पना और फैंटेसी में भैया अंतर कौन बताता है? कोलरिज बताता है। भाई कोलरिज का काव्य चिंतन क्या देखेगा? कोलरिज भाई मेरे स्वच्छंदवाद का दार्शनिक आधार देता है। कौन देता? भाई मेरे कोलरिज देता है। कोलरिज ने भैया क्या दिया? स्वच्छंदवाद का दार्शनिक चिंतन भैया किसने दिया? कोलरिज ने दिया है। कल्पना, कल्पना भाई सबसे बड़ी चीज है कविता लेखन में, काव्य में भैया कल्पना सबसे बड़ी चीज है, यह भाई कोलरिज कहता है। और आधुनिकता की आलोचना भैया कौन करता है? आधुनिकता की आलोचना किसने करी? भाई मेरे कोलरिज ने करी है। और कहता भाई मेरे सच्चाई से हट करके नई तरीके से, यानी जो कवि होता भाई वो सच्चाई से हटके यथार्थ से हट करके चीजों को नई तरीके से प्रस्तुत कौन करता है? भाई कवि करता है, ऐसा भाई मेरे कोलरिज का मानना है। तो भाई निष्कर्ष कैसे लिखोगे? भाई मेरे कोलरिज ने काव्य को भावना तक सीमित नहीं। भाई कोलरिज कहता है कि जो कविता केवल भावना नहीं है, बल्कि जो कविता होती है उसमें कल्पना और उसमें हमारा दर्शन भी होता है, ऐसा कोलरिज का मानना है। कोलरिज भाई कल्पना का सिद्धांत तो देता है, लेकिन कहता कि रोमांटिक जो आलोचक जो भाई रोमांटिक कविता लिखते हैं यानी जो फैंटेसी वाली कविता लिखते हैं उनकी आलोचना करता है। और कहता भाई कवि वही है जो कल्पना के साथ साथ दर्शन को भी जोड़ता है, ऐसा भैया मेरे कोलरिज का मानना है। तो भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो जो बता रहा हूं ये आपको करके आना ही आना है। भाई अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? क्रोचे का भाई मेरे अभिव्यंजनावाद आपसे पूछा जा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और क्रोचे याद रखिएगा भाई, क्रोचे वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। तो देखेगा क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, देखेगा इटली का, भाई इटली का आदमी है क्रोचे इटली का दार्शनिक और आलोचक भाई कौन है? क्रोचे है। क्रोचे ने अपनी किताब लिख रखी है जिसमें उसने भाई मेरे अभिव्यंजनावाद पर अपने विचार दिए हैं। किसने? भाई क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद पर अपने विचार दिए हैं। क्रोचे क्या मानता है? कला का सार भैया अभिव्यक्ति है। भैया क्रोचे क्या मानता है कि जो कला होती है उसका सार क्या? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी अपने विचार को बताना, अपनी बात को भैया दूसरे के सामने रखना, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रखना, यही भैया अभिव्यक्ति है। तो भाई क्रोचे कला को क्या मानता है? अभिव्यक्ति, अपने विचार को, अपनी सोच को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के सामने प्रकट करना या बताना है, भाई क्या है? क्रोचे मानता है, कला को मानता है, ना कि अनुकरण। भाई क्रोचे कहता है भाई जो कला होती है, जो साहित्य होता है वो कोई अनुकरण नहीं है, उसमें कोई नैतिक उपदेश और नियम नहीं है। भैया कला क्या है?
कला तो भाई अभिव्यक्त करना, अपने विचार को, अपने भाव को किसी के सामने प्रकट करना या बताना ही क्या है, कला है। ऐसा भाई क्रोचे का मानना है। तो देखिए भाई, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का स्वरूप और प्रकृति देखेगा। कला क्या है, कला का भाई, कला को लेकर भाई क्या, कला क्या भाई, एक प्रकार की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब समझते हो कि भाई मेरे अंदर जो भाव हैं, मेरे अंदर जो विचार हैं, मेरे अंदर जो बातें हैं, वो भाई मेरे अगर मैं किसी से बता पा रहा हूं, यही तो कला है। जैसे भाई, जैसे किसी के अंदर भाई चित्रकला है, किसी के अंदर गाने की कला है, किसी के अंदर भैया नाचने की कला, यही तो कला होती है। यानी जो हमारे अंदर भाव होते हैं वही तो कला होती है। कला भाई, कला का मूल तत्व क्या है कि भाई हमें आंतरिक और अंदर की चीजों को बताना ही भाई तो एक प्रकार की कलाकारी है। भाई आपके अंदर जो चीजें बैठी हुई हैं आपके दिल में, मन में, वही चीजों को बताना ही तो भाई कला है। कला का क्या है, जो हमारे अनुभूतियों में है, जो हमारी गहराई में नहीं बल्कि हमारे मन में बैठा है, वही कला है भाई मेरे। तो कला क्या होती, कला अपने मन के भाव विचार को व्यक्त करना ही भाई मेरे कला है। अंतर प्रेरणा क्या भाई, कला क्या होती भाई, कला हमको आंतरिक प्रेरणा देती है, बाहरी नहीं। कला भाई आंतरिक होती है। जैसे किसी में भाई नाचने की कला है, किसी में गाने की कला है, किसी में चित्र बनाने की कला है, किसी में भैया कविता करने की कला है, तो भाई ये बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक होती है। कला भैया बुद्धि नहीं है बल्कि अंतर मन की प्रेरणा है। भैया कला भाई बड़े बुद्धि से नहीं आती है, पढ़ा लिखा आदमी कलाकार नहीं हो सकता है। कलाकार भैया वही आदमी होगा जिसके अंदर भाई, जिसके अंदर से कला है, बाहर बाहर से कला कभी नहीं आएगी। भाई किसी में नाचने की कला है, गाने की कला, हंसने की, भाई किसी में कविता करने की जो कला है, कविता करने और कविता लिखने की जो कला होती भैया बाहरी नहीं होती। एक बात बताओ भाई, आपने कहीं पर देखा कि हम आपको कवि बना देंगे? भैया कोई कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज किसी को कवि नहीं बना सकता है, कोई साहित्यकार नहीं बना सकता है। भैया साहित्यकार कोई व्यक्ति अपने मन से बनता है, अंदर से हम कवि होते हैं, अंदर से हम साहित्यकार होते हैं। पढ़ लिख करके कोई कवि, इतिहास कवि और लेखक नहीं बन पाता भाई, कवि नहीं बन सकते हो। कवि बनने का जो गुण है वो हमारे अंदर के मन में होता है, आंतरिक होता भाई मेरे, बाहरी नहीं होता है, बाहर नहीं। भाई जो कवि होता है वो अनुभूति के जरिए बनता है भाई मेरे, जो हम अंदर से फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वही तो कवि भाई भी लिखता है। भाई कवि भाई जो अंदर से अपने मन को फील करता, महसूस करता, वही तो कवि है। तो भैया अगर किसी को कवि बनना है तो बाहरी चीजों से कवि नहीं बन पाएगा। अगर तुम्हारे अंदर कविता लिखने की क्षमता है, अगर तुम अंदर से चीजों को, दुख दर्द को महसूस करते हो, तो भाई आप कवि बन सकते हैं। एक कोचे का मानना है। कला स्वायत्ता है भाई, कोचे कहता कला जो है, कला का कोई उद्देश्य नहीं है। कला ना तो कला उद्देश्य है, ना तो कला मनोरंजन है, ना तो कला उपयोगिता है। कला भैया स्वयं में पूर्ण है। कला किसी पर, कला खुद में पूर्ण मानी जाती है। कला का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कला मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कला में कोई नैतिकता नहीं, कला में कोई उद्देश्य नहीं, कला अपने आप में ही पूर्ण है। कला को भाई मेरे किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। भाई किसी में गाने की कला है, किसी में नाचने की कला है, किसी में कविता लिखने की कला है, किसी में कहानी लिखने की कला है, तो भाई कला स्वयं में पूर्ण है। कला में कोई नैतिकता, उपयोगिता और मनोरंजन नहीं होता है, एक कोचे का मानना है। कला क्या है, कला भाई वस्तु रूप में अभेद करती है। भाई जो कला होती है वो किसी, कोई वस्तु नहीं, कला कोई वस्तु नहीं है। भाई कला क्या होती है, जो चीजें आप सोचते हैं, जो महसूस करते वही लिख दे, वही तो कला है। भाई कोई कवि होता है जो फील करता है, जो महसूस करता वही लिख दे, तो वही तो कला है। जैसे भाई किसी में हंसने की कला है तो कोई भाई मेरे, अगर देखो कोई भाई मेरे किसी में नाचने की कला है, किसी में गाने की कला है, भाई जो कलाकार होता है वह कोई, वो बाहरी, वो क्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि भाई जो कला होती है वो आप में आंतरिक होती है। ठीक है, यानी कला को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। भैया कलाकार में से कला आप निकाल नहीं सकते, कुछ भी निकाल दो। कलाकार को मारा जा सकता है लेकिन कलाकार में से कला को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात है। भाई किसी कवि में, कोई कवि है भाई मेरे, उसमें कविता करने के गुण को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हो, कवि को मार सकते हो, उसकी जान ले सकते हो, यही कला है। भाई कला ऐसी चीज होती है कि इंसान से कला को अलग नहीं कर सकते हो, चाहे कितना भी बस जोर लगा लो, अलग नहीं होगी, ध्यान रखना। कला भाई क्या है, भाषा की मानसिक स्वरूप है। भाई सबसे पहले हमारे अंदर कला आती है, फिर हम अपनी भाषा के जरिए अपनी कला को व्यक्त करते हैं। जैसे भाई हमारे मन में कोई भाव है तो भाई अपने भावनाओं को अपनी भाषा में कह देते हैं, यही तो एक प्रकार की कला है। तो भाई किसी व्यक्ति में सबसे पहले कला आती है, फिर व्यक्ति उस कला को अपनी भावों के जरिए, भाषा के जरिए कह देता है, यही तो कब। एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी कुछ सोचता है, विचार करता है, उसके अंदर कोई कला है। मान लो भाई किसी में कविता लिखने की कला है,
तो भाई कविता तो उसके मन में आ रही, भाव तो आ रहे हैं, तो भाई वो अपने भाव को शब्द दे देगा, वही कविता बन जाती है। तो भाई जो भाषा है, सबसे पहले भाई मेरे व्यक्ति में कला आती है, फिर भाई व्यक्ति अपने यानी व्यक्ति अपनी कला को भाई कोई भाषा दे देता है, तो वही कवि भी बन जाता है। समझ गए? अभिव्यंजनावाद का विविध आयाम क्या है भाई? देखो मनोवैज्ञानिक आयाम, भाई कला क्या है? कला भैया आंतरिक होती है, कोई बाहरी चीज नहीं है। कला बाहर नहीं बैठी है, कला आपके इंटरनल है भाई, आंतरिक होती है। कला मानव के मन की होती है भैया, कला बाहरी नहीं, कला आपके मन में बैठी है। व्यक्ति मन से कलाकार होता है, जन्म से कलाकार। व्यक्ति भाई कहीं पढ़ लिख करके तुम कभी नहीं बन पाओगे। देखते हो कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में लिखा हो, बताओ कि हम आपको कवि बना देंगे, हम आपको लेखक बना देंगे। भैया कभी कोई नहीं बना सकता है, आपको कभी कोई नहीं बना पाएगा, कभी आप अंदर मन से बनोगे। समझ गए? समझ गए? दार्शनिक आयाम क्या है भाई? कला को ज्ञान की एक स्वतंत्र विधा है। कला भैया ज्ञान जो है स्वतंत्र है, कला भैया स्वतंत्र है, कला को बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है? कला क्या है? कला में स्वयं में सुंदरता है। कला भाई मेरे जो सौंदर्य के नियमों से नहीं, भाई कला में कोई सुंदरता नहीं। भाई जो कला होती है वो अपने आप को व्यक्त करती है कला। ठीक है? कला भैया भाषा केंद्रित नहीं है, भाई कला को किसी भाषा की जरूरत नहीं है, कला स्वयं ही प्रकट हो जाती है। जैसे चित्रकला है, संगीत कला है, कविता लिखने की कला है, ये किसी भाषा में बंधी नहीं है। भैया कला तो किसी भी भाषा में निकल जाएगी, वो चीन की भाषा हो, हिंदुस्तानी भाषा हो, पंजाबी, मैथिली, भाई सभी में कलाएं होती हैं। कला भाषा के अंदर में नहीं है भाई, हर भाषा में हर प्रकार की कला होती है। तो कला भाई मेरे भाषा की बंधन में नहीं बंधी है। व्यक्तिगत आयाम क्या है भाई? कला जो है किसी व्यक्ति के अंदर होती है, कला के अंदर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के अंदर में कला होती है। भाई कोई कवि बन जाता है। अच्छा एक बताओ भैया, प्रेमचंद इतने बड़े कवि हमारे देश में बने, तो भाई कोई और बन पाए? नहीं बन पाए ना। प्रेमचंद का लड़का कवि बन पाए? नहीं बन पाए ना। समझ गए? तो प्रेमचंद में वो कला थी कि वो कहानीकार हैं। समझ रहे हो? तो जैसे हम बात करें, जैसे मैथिली शरणगुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, भैया इनमें कला थी, कविता लिख। भाई जो प्रेमचंद है, अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो भाई प्रेमचंद के अंदर में कला थी। प्रेमचंद को किसी ने बाहर में उनकी कला नहीं भरी थी, प्रेमचंद के अंदर ही कविता और उपन्यास लिखने की कला थी, और उसको भैया उन्होंने शब्द दे दिया, तो बहुत बड़े कहानीकार उपन्यासकार बन गए। अरे भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की जब आप कविता पढ़ते हो, तो सुभद्रा कुमारी चौहान में जो कविता लिखने की कला है भैया उनके अंदर मन की कला है, बाहरी नहीं है। समझ गए? यही तो कला है। कला भैया आंतरिक है, बाहरी नहीं है। कला को आप किसी से सीख नहीं सकते हैं, और खास से कविता लिखने की कला। समझ गए? कोचे का विवंजनावाद का प्रमुख क्या है भाई? कोचे कहता भाई जो कला है आंतरिक है, अंदर मन की कला होती है, और कला में भाई हम क्या करते हैं? अपने मन के विचार को व्यक्त कर देते हैं, यह व्यक्तिवाद है। कला भाई नियम, अनुकरण और नैतिकता का नहीं मानती। भाई कला किसी नियम कानून में नहीं बंधी है। कला भाई हमेशा सफल होती है, और भाई जो कला हो महान, बहुत बड़ी चीज है और बहुत महान चीज है। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया अभिव्यंजनावाद पर इन्होंने अपना विचार दिया है। भाई मेरे जो रामचंद्र शुक्ल है वो क्या मानते हैं? वो उनका मानना जो भाव है, भाव को व्यक्त करना ही कला है। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? तो भाई मेरे रामचंद्र शुक्ल आचार्य जी कहते हैं जो कविता है वो मन के भावों को बताती है, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। लोक मंगल की भावना, भाई रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भाई मेरे कि जो अभिव्यक्ति है वो समाज का विरोध नहीं कर सकती। कला समाज का विरोध नहीं करती है, बल्कि जो कला होती है समाज को जोड़ने का काम करती है और समाज को पूरा करती है। ये भाई रामचंद्र शुक्ल का मानना कला को लेकर के। भाई रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि जो कला है वो सच्चाई को बताती है। भाई कला बनावटी नहीं होती है, बल्कि जो कला होती है और जो काव्य होता है वो सच्चाई को बताता है। भाषा की, भाई कला हमेशा भाषा में बिल्कुल स्पष्ट होती है, बहुत गूढ़ नहीं होती है। तो भाई कोचे का अभिव्यंजनावाद, और कोचे को लेकर भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। कोचे का अभिव्यंजनावाद बताइए, इसका दार्शनिक और सौंदर्यात्मक आधार बताइए। तो भाई कला को लेकर के भाई मेरे कोचे ने क्या बोला? भाई कोचे यही करा है कि कला भैया आंतरिक है, कला आंतरिक है, अंदर से कोई कलाकार होता है या काव्य लिखता है, बाहरी आप नहीं बन पाओगे। भाई कोचे का यही मानना है, और ये क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिएगा भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन करेगा त्रासदी की अवधारणा। प्लेटो अरस्तु के त्रासदी दृष्टिकोण क्या है, जिसमें सुखात्मक और दुखात्मक स्थिति का। भाई त्रासदी की अवधारणा क्या? भाई प्लेटो ने भाई मेरे त्रासदी की अवधारणा बताई है, और अरस्तु ने भाई मेरे एबीस ने भी त्रासदी की अवधारणा बताई। देखिएगा त्रासदी क्या है। तो देखा, त्रासदी काव्य की वह विधा। त्रासदी भाई
त्रासदी क्या है? कविता लिखने की एक तरीका है। कविता और काव्य यानी कविता, कहानी, उपन्यास होते हैं जो काव्य लिखे जाते हैं, काव्य लिखने की भाई एक विधा जिसको बोलते हैं त्रासदी। त्रासदी क्या है? गंभीर मानवीय संघर्ष और नायक का पतन, करुणा, भय, अनुभूति, यही त्रासदी है। भाई मेरे जब किसी कविता में हीरो का या नायक का पतन हो जाता है, जब किसी कविता में भाई मेरे बहुत ज्यादा करुणा है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा भय है, बहुत ज्यादा डर है, जब किसी काव्य में बहुत ज्यादा संघर्ष है, इसी को बोलते भाई त्रासदी। भाई जिस कविता में रोना पीटना, सब बिछुड़ जाते हैं, नायक का पतन हो जाता है, सब लूट पिट जाता है, इसी को बोलते भाई त्रासदी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में त्रासदी बहुत है। प्लेटो अरस्तु के भाई विचार इसी पर हैं। त्रासदी आप ये समझ लो भाई मेरे कि जिन कविताओं में, जिन कहानियों में हम लोग देखते हैं कि भाई जो कवि है, जो नायक नायिका हैं, बहुत रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उनमें डर है, भय है, मिल नहीं पा रहे हैं, या किसी कहानी वानी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो हीरो है, हीरो भाई एक प्रकार से पागल हो जाता है, या वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसको जीवन में कुछ नहीं मिल पाता है। यानी जिन कविता कहानियों में भाई मेरे एक प्रकार से बहुत ज्यादा संघर्ष है, इस प्रकार की भाई कविताओं को त्रासदी बोलते हैं। कि जिन कविताओं या जिन काव्य में बहुत ज्यादा दुख दर्द है, जिन कविताओं में बहुत ज्यादा संघर्ष है, जिसमें नायक नायिका भाई मेरे जीवन भर कठिन परिश्रम करते भाई मेरे फिर भी कुछ नहीं मिलता है, दोनों तड़पते रह जाते, ऐसी कविताओं को, कहानियों को भाई मेरे इसी को भाई त्रासदी कहा जा रहा है। जिन कविताओं कहानियों में सिर्फ दुख दर्द ही भरा रहता है। तो प्लेटो को भाई त्रासदी की अवधारणा क्या है भाई? प्लेटो को देखिएगा, प्लेटो ने कला और काव्य को अनुकरण माना। भाई ये कहता ना कि प्लेटो यही कहता भाई जो कला होती, जो काव्य होते हैं, एक अनुकरण करते ना, एक प्रकार के सत्य की नकल करते हैं। और भाई जो कविता कहानी तो सत्य से बड़ी दूर है, प्लेटो मानता है। प्लेटो भाई कहता कि जो त्रासदी है वो भौतिक यथार्थ की नकल है। भाई प्लेटो कहता कि भाई जो त्रासदी है, जो दुख दर्द पीड़ा कविता कहानी में दिखाया जाता है, ये सच्चाई की नकल की जाती है। इसलिए भाई मेरे जो त्रासदी है ये रियल नहीं है, एक प्रकार की बनावटी है। त्रासदी को भैया बनावटी कौन मानता? प्लेटो मानता है। प्लेटो त्रासदी पर भाई प्लेटो की आपत्ति क्या है? देखो भावना, भाई प्लेटो मानता कि जो त्रासदी है, जैसे किसी कविता कहानी भाई मेरे बहुत ज्यादा दुख दर्द दिखाया जा रहा है, इससे भाई लोगों की भावनाएं भड़कती है, ऐसा प्लेटो मानता है। भाई किसी, जैसे आपने कोई कविता कहानी पढ़ी है, उसमें भाई मेरे बहुत ज्यादा दुख दर्द है, तो भाई वो आपको कमजोर कर देगी, आप सोचने लग जाएंगे, विचार करने लग जाएंगे, ऐसा प्लेटो मानता है। भाई प्लेटो कहता भाई मेरे कि जिन कविताओं कहानियों में बहुत ज्यादा दुख दर्द दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, ऐसी कविताओं कहानियां भाई हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि लोगों को ये दुख और दर्द में डालती हैं। भाई प्लेटो मानता भाई ऐसी कविताएं कहानियां जिसमें दुख दर्द है, पीड़ा है, संघर्ष है, ऐसी भाई कविताएं कहानियां जो होती हैं लोगों को सच्चाई से दूर लेकर के जाती हैं और लोगों में भाई मेरे भ्रम पैदा करती हैं, ये प्लेटो का मानना है। और भाई जिन कविताओं कहानियों में, जिन कविता कहानी भाई मेरे बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ होती है, इसी को भाई कहा जा रहा त्रासदी। दुखात्मक और सुखात्मक, देखो भाई प्लेटो कहता भाई मेरे मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। आपको पता है भाई हमारे जीवन में कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, तो भाई सुख और दुख तो जीवन में आते रहते हैं। लेकिन भाई मेरे जब हम कविताओं कहानियों में केवल दुख के बारे में बात करेंगे, तो भाई ये इंसान के लिए अच्छा नहीं, इंसान के लिए हानिकारक होगा, समाज के लिए हानिकारक होगा, ऐसा भैया प्लेटो का मानना है। प्लेटो भाई कह रहा कि भाई मेरे मनुष्य के जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन भाई मेरे अगर कोई आदमी ऐसी कविता कहानी को ज्यादा पढ़ेगा जिसमें केवल दुख ही दुख भरा पड़ा है, तो भाई ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, फिर वो इंसान भाई उस चीज से निकल नहीं पाएगा। तो हमेशा हमें दुख की कविताएं, जो जिसमें दुख है, दर्द है, तकलीफ है, इस प्रकार की कविताएं कहानियां भैया ठीक नहीं है, ये मनुष्य को एक प्रकार से बहुत ज्यादा दुखी कर देंगी, सही नहीं है। यही त्रासदी की अवधारणा है। भाई अरस्तु के क्या मानना है? अरस्तु का भाई त्रासदी की अवधारणा देखेगा, भाई अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है जो त्रासदी है गंभीर है, पूर्ण है और अनिश्चित है। भाई मेरे अरस्तु जो है त्रासदी को लेकर कहता है भाई त्रासदी में 6 तत्व हैं। कोई भी कविता कहानी होती है भाई उसमें 6 चीजें होती हैं। सबसे पहले कोई कथा होती है, भाई उस यानी कहानी में कोई न कोई चरित्र होता है जिससे नायक नायिका होते हैं। फिर किसी कहानी में भाई कोई न कोई विचार होता है, उसकी भाषा होती है, संगीत होता, दृश्य होता है। ये भैया अरस्तु का मानना है। तो भाई अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता भाई मेरे कि कोई सी कविता कहानी में भाई मेरे जो करुणा है और जो भय है,
भाई मेरे करुणा और भय से ही कह सकते किसी कविता कहानी को लिखा जाता है, ये अरस्तु का मानना है। भाई अरस्तु कहता भाई मेरे जीवन में सुख और दुख तो लगे रहते हैं, जीवन के जो सुख और दुख हैं उसी के आधार पर ही तो भाई मेरे किसी कविता कहानी को लिखा जाता है। नायक का पतन, जैसे भाई किसी कहानी को पढ़ोगे तो इसमें जो हीरो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ये चीजें भाई मेरे लोगों को दुखी कर देती हैं, इसी तो भाई मेरे काव्य लिखा जाता है। भाई मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है दुख भी आता है, लेकिन भाई मेरे जीवन के सुख और दुख को तो लिखा तो जाएगा। भाई जीवन के जो सुख दुख होते हैं इससे इंसान को जीवन में बहुत समझ में आती है, इससे आदमी में मानसिक शांति भी आती है। भाई मेरे जीवन के जो सुख दुख होते हैं वो हमें चीजों से लड़ने के लिए बनाते हैं, ये हमें आनंद भी कई बार देते हैं। अरस्तु भाई मानता त्रासदी दुख के माध्यम से सुख देती है। भाई अरस्तु कहता भाई मेरे दुख से हमको सुख मिलता है। भाई अरस्तु कहता भाई दुखों से भाई हमें सुख मिलता है, और सुख क्या करता है आपको स्वस्थ और उपयोगी होता है। भाई अरस्तु कह रहा भाई जो दुख है, दुख दर्द जो तकलीफ है आगे चल करके हमको खुशी देंगी सुख देंगी, और भाई सुख क्या करेगा हमारे स्वास्थ्य को उपयोगी बनाएगा। तो भाई त्रासदी को लेकर के भाई मेरे अरस्तु और प्लेटो के जो विचार हैं, इस प्रकार का भाई मेरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और मैंने जितने क्वेश्चन भाई मेरे इस क्लास में पढ़ाए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनका भी क्वेश्चन को आपको वीडियो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। या अगर आप इतना ही पढ़ के जाएंगे तब भी भाई मेरे आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा करने के लिए। अगर अगली क्लास भी मैं कोशिश करके आपको मैं जरूर करवा दूंगा, लेकिन जितने क्वेश्चन कराएं फटाफट इनको फटाफट याद कर लो, क्योंकि एग्जाम भाई मेरे बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तब तक आप इसकी पढ़ाई करते रहें, फटाफट इसकी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो अगला भी जरूर बना दूंगा, लेकिन इसमें जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़िए, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा।